ओके, तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमएससी केमिस्ट्री पेपर जो 2021 का भी लेटेस्ट हुआ है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक पोर्शन के क्वेश्चंस आए थे, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। और जो सबसे पहला सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो सबसे पहला सवाल क्या था कि द अमीनो एसिड विद हाईएस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की हमें बात करनी थी। एंड जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या होती है। इफ वी टॉक अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, अगर हम यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा कौन से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन से फिनोमिना की हेल्प से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को निकालते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जो है वो हमारा निकाला जाता है बाय फॉलोइंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। हमारा यहां से इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हमारे जो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड है वो हम एक्सपेरिमेंटली वहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया तो ये लिटरेचर वैल्यू सभी के लिए असाइंड होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू असाइंड है वो किसके लिए असाइंड है, लाइसीन के केस में जो हमारी पीआई वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 9.8 होती है। एंड सबसे ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की वैल्यू जो आती है वो हमारी लाइसीन के केस में आ रही होती है। तो इसीलिए यहां पे जो हाईएस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होगा वो हमारा लाइसीन का होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है गाइस कि द कार्बन्स डिफर्ड इन डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहां पे आपको ये बताना है कि कौन सा कार्बन नंबर आपका डीएनए और आरएनए में डिफर करता है जब आप डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के बीच का कंपैरिजन करवाते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं, आपने हार्वर्ड स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करे होंगे आपने, हमारे जब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, एंड दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड कि कौन से कार्बन पर आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्या आपका OH ग्रुप आता है, क्या आपका वहां से OH ग्रुप हटता है। तो अगर मैं बात करूं वहां पे स्ट्रक्चर्स की अपने, तो स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर मुझे बात करनी है तो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। और यहां पे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स की, तो ये सबसे पहले मैं यहां पे दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसके बाद मैं प्लेसिंग करूंगा अपनी। और प्लेसिंग किस तरीके से होगी मेरी, और यहां पे अगर मेरा यहां पे एक OH है और यहां पे मेरा क्या है, H लगा हुआ है, यहां पे हम बात कर रहे हैं यहां पे डीऑक्सीराइबोस की। तो यहां पे हम डीऑक्सीराइबोस की बात कर रहे हैं, ये हमारा डीऑक्सीराइबोस है। और इसके अंदर जो हमारी सेकंड पोजीशन है इसको हम क्या नाम देते हैं, 1 के नाम से हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम 2। ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा 3। ये हमारा होता है 4। यहां पे, और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है हमारा CH2OH जिस पे होता है वो हमारा होता है 5। तो यहां पे ये चीज हमने ध्यान रखनी थी। इसमें प्लेसमेंट किस तरीके से होती है हमारी, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे थर्ड पे नीचे हमारा OH ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं राइबोस की, तो राइबोस के अंदर मेरा यहाँ पे क्या होता है, राइबोस के अंदर मेरा यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और स्ट्रक्चर को थोड़ा यहाँ पे दोबारा से मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको और इजीली समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स करूं यहाँ पे, तो OH आपका यहाँ पे ऊपर की साइड फर्स्ट पे, ये आपका 1 है, ये आपका 2 हो गया। और अगर 2 पे मैं बात करूं, ये आपका OH है यहाँ पे 2 पे नीचे, थर्ड पे भी OH है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे CH2OH है। और ये आपकी 3, 4 और ये 5 की पोजीशन है। यहाँ पे जहां जहां कुछ भी नहीं लगा है वहां पे H होता है, केमिस्ट्री के अंदर जहां कुछ नहीं है वहां पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मैं लगाता हूं तो डिफरेंस कहां पे है, सेकंड कार्बन पर नीचे आपका OH है राइबोज में, और आपका यहाँ पे H है। तो आपका यहाँ पे डिफरेंस जो आया है वो कहां पे आया है, आपका डिफरेंस जो आया है आपका सेकंड पोजीशन पे आपका डिफरेंस आया है। तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कार्बन नंबर का वो किस पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा। मतलब आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे वो होगी A। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आपका आंसर था, जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। और अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपको बोला गया था कि द कंपाउंड दैट कंटेन्स मोस्ट एसिडिक प्रोटोन अमंग द फॉलोइंग इज। और इसको डिस्कस करने के लिए मैं दुष्यंत सर को बुलाऊंगा कि वो आए और डिस्कस करें सवाल। Hello students, so the question was the compound that contains most acidic proton. Okay guys, so ये क्वेश्चन देखने से काफी आसान है, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। यू नो दैट यहाँ पे जो प्रोटॉन है
दिस प्रोटॉन वाज बेसिकली द मोस्ट एसिडिक, क्योंकि यहां पे अगर प्रोटॉन लूज करेंगे सो अपने पास sp प्रोटॉन sp कार्बन पे सॉरी जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड यू नो दैट द नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड, ओके, हाईली स्टेबलाइज्ड गाइस। और इसीलिए इसी वजह से ये जो डी आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। ऑल्दो आप देखोगे यहां प्रोटॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन sp2 कार्बन, ओके। सो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा उतनी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी, क्लियर और नॉट। सो इसीलिए ड्यू टू दिस फैक्टर ओनली this has also sp2 anion, okay, carbon ion which is comparatively less acidic, okay, that is why D is the correct answer, obviously C नहीं होगा और ना ही आपका A आंसर होगा, so the answer would be D, the most acidic proton, okay guys। so next question जो है the respective order of tri, di and monohydric phenols is, ठीक है। ये जो ऑर्डर है बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसने बेसिकली एग्जामिनर का पूछने का जो इसमें मोटिव था वो ये था कि आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता हो, ठीक है। सबसे पहले तो मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स का पता होना चाहिए। होता क्या गाइस, जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे वाया द OH ग्रुप्स, इट इज द मीनिंग ऑफ द दिस ट्राई डाई एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, करेक्ट। और देखो अब सबसे पहले अब देखो, अगर थोड़ा सा इसमें आपको मतलब आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एंड इफ यू नो दैट, हम देखो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, और मैं आपको भी स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा पायरोगेलोल का। पायरोगेलोल्स द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, ओके। जैसे मैंने आपको बताया 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे वाया 3 OH ग्रुप्स, ओके। सो गाइस इट्स स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, क्लियर और नॉट। सो दिस इज माय पायरोगेलोल, ओके, पायरोगेलोल। नाउ व्हाट, अब देखोगे अब नेक्स्ट उसने पूछा डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस 2 OH आर देयर इन प्लेस ऑफ 2 हाइड्रोजन्स मींस, अब देखो स्ट्रक्चर, अगर मैं हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, बहुत सारे बच्चों को दूसरा स्ट्रक्चर तो काफी आसानी से पता हो क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहता है कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज योर हाइड्रोक्विनोन बिकॉज 2 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय द 2 OH ग्रुप, सो दिस इज माय हाइड्रोक्विनोन, clear or not। now the monohydric means only one OH is there, and guys the answer would be very simple. Why? Because it is a very well known compound, very established compound. This is my OH and this is my CH3 because cresol का जो structure है वो ये structure है, and you can take a note of this structure that only one OH is there in place of one hydrogen, so that is why the correct answer would be A, पायरोगेलोल, हाइड्रोक्विनोन और क्रिसोल, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो मेनी स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट, ओके। जितने बच्चों का रिस्पांस हम लोगों ने देखा है, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स एनकाउंटर डिफिकल्टी इन सच क्वेश्चंस, बिकॉज बड़ा ही मतलब एक सिंपल सा लॉजिक होता है कायरल मॉलिक्यूल्स को पहचानना, यू हैव टू अप्लाई द सिमेट्री, ओके। अब कॉमन सिमेट्री एलिमेंट जो हम यूजुअली अप्लाई करते हैं दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, बिकॉज प्लेन और सेंटर इज इटसेल्फ कंटेन्ड इन द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप समझते हो, ठीक है। अब देखो सिंपली हमें क्या ट्राई करना था, किस स्ट्रक्चर में POS प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, यार ये तो देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूशन है, एंड यू नो दैट बेंजीन दिस रिंग इज बेसिकली प्लेनर, क्लियर और नॉट। जब ये रिंग प्लेनर है तो जाहिर सी बात है it contains POS, clear or not। प्लेनर रिंग है तो POS कंटेन करेगा, जब POS होगा तो ये A chiral होगा, clear or not। moving on to the next compound guys, if you pass the one methyl is pointing towards the observer and this methyl is pointing away from the observer, so if you pass the plane from here, this methyl will not reflect with the other methyl because one is pointing up, other one is pointing down. That is why no POS, in fact center of symmetry इसमें नहीं है, that is why this is my chiral, clear or not। moving on to the third one guys, there is a clear cut plane of symmetry, okay। this methyl will reflect with this one, this methyl will reflect with this one, so this is obviously a chiral, clear or not। now the fourth one,
अगेन देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को, इफ यू कट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम द मिडल, if you cut this structure from the middle, your this methyl will reflect with the this methyl. Why? Because दोनों methyl group are pointing down the plane. That is why this is also achiral. So question में क्या पूछा था? Only chiral molecules. So guys, we have only two structure, means second one is the chiral one. So the correct answer would be 2 only. Okay, B is the correct answer, guys. Clear or not? So yes, I hope stereochemistry का काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था. So अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन अमीनो एसिड्स का है. ओके तो बात करते हैं अपने अगले सवाल की। और अगले सवाल में जो हमसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि द अमीनो एसिड्स हैविंग अ हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप आर। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आपने अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देखा है, अगर आपने यहाँ पे अमीनो एसिड जो हमारे हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखा है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए था। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट सॉल्विंग, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन करनी थी। और एलिमिनेशन कैसे करनी है? एलिमिनेशन आपको ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा अमीनो एसिड आपको गिवन है, फाइंड द ऑड वन आउट करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं आपने पहले स्ट्रक्चर में अगर आपने टायरोसिन को देखा हुआ है, तो टायरोसिन का अगर आपको स्ट्रक्चर भी याद है कि उसके अंदर OH ग्रुप होता है या नहीं, तो यस हम इसी ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि ए हमारा आंसर होगा। और अगर मैं आपको टायरोसिन का स्ट्रक्चर भी बताऊं, बाकी मुझे ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं होगी, बिकॉज ये मेरी चीज जो होगी वो फाइनलाइज कर देगी मेरा आंसर। और ये अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। और यहां पे अगर मैं NH2 लगाया है, यहां पे मेरा COOH यहां पे आ जाएगा। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रक्चर है टायरोसिन का, एंड उसके अंदर हमारा क्या है? हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फिनोलिक मोइटी, ये हमारी एक फिनोलिक मोइटी हमारी इसके अंदर है, एंड यही हमारा जो है कॉरेस्पॉन्ड करता है आंसर को। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी थी। 9th क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो था वो ए ऑप्शन हो जाए। ओके तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा फिर से वो, अगर मैं बात करूं प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस का है। पूछा गया है कौन सा रिएजेंट हमारा यूज होता है, और ये बहुत ही फेमस हमारी यहाँ पे रिएजेंट की बात होती है, दैट इज द सेंगर रिएजेंट। अगर मैं बात करूं सेंगर रिएजेंट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और सेंगर रिएजेंट में होता क्या है? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं आपसे सेंगर रिएजेंट की, तो ये आपका फ्लोरीन है, आपका यहाँ पे NO2 लगा होता है, और यहाँ पे भी आपका पोजीशन पे NO2 होता है। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है? डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन हमारा एक रिएजेंट, हमारा सेंगर रिएजेंट पूरा कहलाता है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है? ये हमारा एन टर्मिनल पे अटैक करता है। तो ये हमारा क्या है? एन टर्मिनल ऑफ एनी प्रोटीन हम बात कर रहे हैं। अगर हम अमीनो एसिड को लेके चलते हैं तो एन टर्मिनल पे हमारा ये अटैक करता है। तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस, और ये आपका यहां पे एन टर्मिनल पे अटैक करना प्रेफर ज्यादा करता है। तो ये आपका क्या होगा? सेंगर रिएजेंट जो है आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ओके तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर गाइस। अगला तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेवियर हमसे पूछा गया है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेवियर हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं, हमें स्पीशीज देखनी है कि जो थर्ड ऑप्शन था पेपर में, उसमें OH के ऊपर नेगेटिव था। यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से वो नहीं हो पाया था टाइप। नेगेटिव आपका यहाँ पे OH के ऊपर था, मतलब आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन था। ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी, और फोर्थ में भी आपके पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, 3 मेरी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेवियर हमेशा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का लोन पेयर बेयरिंग स्पीशीज से ज्यादा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड तो हमारा सबसे लीस्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड तो हमारा यहाँ पे सबसे लीस्ट हो ही जाएगा। बात अब करनी है हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और हमारे एडजेसेंट ग्रुप के साथ नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हमारा फुली जाके अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो हमारे OH नेगेटिव की होगी। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो किसकी होगी? वो हमारे होगी OH नेगेटिव की। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसको हम लिख लेते हैं मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, इसको हम ढंग से लिख लेते हैं पूरे को। और अगर मैं इसको बात करूं यहां पे, तो यहां पे हमें करना है कि द मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर
is shown by OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, OH नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोर्थ और फर्स्ट के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो रेजोनेंस होने की वजह से, हमारा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से, हमारा यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पे रेजोनेंस के बाद, वो हमारा बन रहा है सिमिलर काइंड ऑफ, जिसमें ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज दोबारा है। ये काफी ज्यादा स्टेबल हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों। इसका मतलब हमारा नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव ना करते हुए कैसे बिहेव करेगा, हमारा रेजोनेशन में, क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, डीलोकलाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बनने वाला हमारा डीलोकलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा, कुछ हमारा इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब हमारा फोर्थ से कुछ ना कुछ ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेवियर हमारा फर्स्ट रखेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल, लीस्ट हमारा क्या था यहाँ पे, सबसे ज्यादा हमारा लीस्ट क्या था यहाँ पे, लीस्ट हमारा सेकंड था यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे उसके बाद सबसे ज्यादा कौन होगा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हमारी थर्ड की थी, मैक्सिमम हमारा थर्ड का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर था। उसके बाद हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट की फोर्थ से ज्यादा थी, मतलब थर्ड के बाद हमारा फर्स्ट आ जाएगा, फिर हमारा फोर्थ होगा, और ये हमारा जो था करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन हमारा कॉरेस्पॉन्ड करता है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। So guys, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, नेम रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा, द वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, aldol रिएक्शन। ओके, बेसिकली ये उसी का ही पार्ट है। एंड द क्वेश्चन वाज सिंपली the basically precursors. He was asking you the precursors, means initial reactants. He was asking you the precursors required for the synthesis of the following compound via Robinson annulation. So guys, क्या होता है Robinson annulation? Robinson annulation. Okay, so what is basically a Robinson annulation? So ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको राइट प्रोडक्ट बेसिकली बताना है, ठीक है। देखो, अब प्रीकर्सर्स की बात की जाए, ही हैज गिवन यू द प्रोडक्ट। इसने प्रोडक्ट आपको बना के दिया है और प्रीकर्सर्स आपसे पूछ रखा है, ठीक है। प्रीकर्सर्स आप लोगों से पूछ रखा है। सो गाइस, if we look at the options, okay, and क्योंकि हमें देखो, हम जैसे मैकेनिज्म ड्रा करेंगे, वी हैव टू लुक एट एवरी ऑप्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली the number of carbon and the number of carbons, okay, the number of carbons. And guys, सबसे पहला जो स्टेप होता है रॉबिन्सन एन्युलेशन में, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एसिडिक प्रोटॉन्स। क्लियर और नॉट? अब देखो, अगर मैं देखो, अब ये एबीसीडी में द नंबर ऑफ वी कैन ट्राई ऑल द ऑप्शंस। ओके, आई हैव टू एक्सप्लेन द करेक्ट ऑप्शन एंड उसी के तहत आप बाकी ऑप्शंस भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी मूव विद द करेक्ट ऑप्शन। द आंसर वुड बी डी, एंड हाउ द डी विल बी द आंसर, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, सबसे पहले रॉबिन्सन एन्युलेशन में उसने आपको प्रोडक्ट दे रखा है, ही इज आस्किंग यू टू ड्रॉ द बेसिकली प्रीकर्सर्स। क्लियर और नॉट? सो देखो, एक बेस होता है, लेट वी टेक इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इस केस में आप देखोगे अपने पास जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दे रखा है, विच इज माई दिस वन, ठीक है। आप लोग जो बच्चा मैकेनिज्म में हल्की सी दिलचस्पी रखता है, that person can easily draw this particular mechanism. And now what are the acidic protons available we have? The most acidic protons, you know that the active methylene protons. Clear or not? अब देखो, अगर हम इनका ट्रीटमेंट बेसिकली if we do the reaction in the presence of ethanol, okay, ethanol, and you know that OET, ethoxy, okay, OET will abstract OET because उसने दे नहीं रखा बेस, so we can take by your अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, ठीक है। So OET minus ethoxy can abstract this particular acidic hydrogen. Now you know that aldehyde is more reactive than the esters, okay. So जो enol formation होगी, obviously वो इस साइड से होगी। Now you will end up getting this particular form, okay. आपके पास enol form हो जाएगा, ठीक है, या COH हाइड्रोजन। क्लियर और नॉट?
अब नेक्स्ट स्टेप देखो, next step would be simply the 1,4 addition. Clear or not? हमें क्या दे रखा है, देखो, this substrate is given. Now you know alpha beta unsaturated compound is given. Now the simply we have to do is basically the 1,4 addition. Now guys, I'll draw this whole structure on the next page, then I'll show you. Okay. Yes, the structure was OMe, and this is my enolate. Okay, I think this is the hydrogen. Clear or not? Yes, erase this hydrogen from here. Okay, enolate we will get this enolate here, O minus. Okay, and now it will attack this alpha beta unsaturated compound, and guys, we have this particular thing we have. Clear? So now the mechanism will again be very, very simple. There will be 1,4 addition. Okay, 1,4 addition hota hai. Dekho, the arrow push will go like this. Clear? Now what will be the next step? The next step would be simply we can connect this particular joint at the active methylene carbon, CO hydrogen. Okay, now you can connect this 1 2 3. Clear? O minus, and we have methyl. Clear or not? ठीक है, यहां अपने पास आ गया डबल बॉन्ड. Okay, now what will be the next step? The next step would be this basically O minus will take the proton from the ethanol, the solvent that we have taken. Okay, because we are doing, you know, we have chosen the ethanol, and it will take the proton, and again the OET minus will leave again, and it will form the simple structure like this. Okay, so this will form, guys, OH and Me. Now this will tautomerize to give you COMe. Okay, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ. I can draw the structure here only. Your OMe, C double bond O hydrogen, and C double bond O M. Clear or not? इतना पता चल गया. अब देखो, ये बहुत ही क्लियर कट मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा है. ठीक है, एक सिंगल स्टेप, यू नो, बेसिकली आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप भी कोशिश कीजिए, साथ में अपने नोटबुक्स में ट्राई करिए. ठीक है गाइस, देखने से एरो पुशिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस कभी नहीं सीखी जाती. यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. ओके, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप would be very simple. You can predict what is the next step. Next step would be again आप देखोगे यहाँ पे, actually we have to, you know, the product आप लोगों ने देखा, the cyclized ring is formed. Okay, that means cyclization होगी. Okay, and we have to try each and every possible way कि cyclization कैसे हो सकती है. ठीक है जी. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, basically if we look at the question again. Okay, we have given COMe. Clear? Now guys, what we have to do, we have to simply cyclize. Okay, this methyl, instead of this methyl, I can write this methyl as CH2 hydrogen. Clear or not? Clear? Now again, this OET minus that we are using base, it will abstract this proton. Clear or not? And again the enolate formation will take place. Guys. Okay, again I have to use some other page. Yes. This is my methyl, but this is my hydrogen. Okay. Enolate. Okay. So yes, enolate is forming from this place. And let me count the carbons first of all. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, clear. So the next step would be again the cyclization. Now we have to see that how the cyclization could take place. Okay, and again ये step बहुत ही interesting है, बड़ा ही simple है, और the best way
ड्रॉ करने का मैकेनिज्म क्या होता है गाइस, ऑलवेज डू द नंबरिंग, ओके। नंबरिंग करके एरर के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे यहां पे जैसे ही यहां पे O minus will fall back, the attack will happen from this carbon because aldehyde is more reactive than the ester, you know that, okay। that is why the cyclization happened। और हम यहां से देखेंगे कि रिंग कितने मेंबर फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 member ring is forming guys। and again the product will be very simple, very simple, because always stick by the numbering, okay guys। नंबरिंग करना कभी मत भूलिए। देखो अब यहां पे भी नंबरिंग करेंगे तो प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है, ठीक है। 1 is connected with the 6th carbon and 6th we have one OH group, clear or not, okay। obviously this will go and it will take the proton from the ethanol, clear or not। अब 5th carbon has COOMe, where is the 5th carbon, this COOMe, ester group is attached, clear or not। अब यहां से तो यार बिल्कुल it will be very easy thing, okay। what is the basically thing we have given, yes, okay। so guys one more thing, on 2 carbon we have ketonic group, clear। अब देखिए अब यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन आपका दोबारा एलिमिनेट होगा एंड वी हैव बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। नाउ अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि यहां पे OH माइनस सॉरी जो आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा वो किस कार्बन से होगा, जल्दी से आप लोग बताएं यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन किस कार्बन से होगा, जल्दी से आप बता सकते हैं गाइस। एंड द आंसर वुड बी अगेन वेरी सिंपल, द एसिडिक हाइड्रोजन, ओके। द OET minus will again pluck this hydrogen and obviously fall back, OH minus will leave, okay, and it will give us our desired product guys। this was the desired product and this is famously known as Robinson annulation, COOMe, clear or not। you can match your product with the desired जो product आपको पूछ रखा है, ठीक है guys। इसमें सबसे बड़ी चीज आप बाकी ऑप्शंस को भी सेम मैकेनिज्म ट्राई कीजिए, सब में सेम मैकेनिज्म होगा। फर्क पता कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन्स। आप कहीं पे ट्राई करेंगे, कहीं पे जो साइक्लाइजेशन रिंग कंडीशंस फॉर्म नहीं, बिकॉज यू नो दैट, ओके। नो आइदर वी हैव टू बेसिकली मेक द 6 member ring which is given in the question only। so guys क्राइटेरिया भी फुलफिल करते जाना है, यही सेम मैकेनिज्म यू कैन ट्राई with the all the 3 steps, okay guys। so yes, this was the question। ओके तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर गाइस। और बीच में अगर मैं बात करूं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन हमने किया था उससे पहले एक हमारा क्वेश्चन मिस हो गया था, हम उसको पहले देख लेते हैं, बिकॉज ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे। एंड यस 26 क्वेश्चन जो था हमारा बीच में हमारा वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस वो मिसिंग हो गया था थोड़ा, यहाँ पे हम देख नहीं पाए थे। तो ये हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। और 26 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या पूछ रहा है वहां पे, उसमें हमें बोला गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in the acid catalyzed hydrolysis of the following amides। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे acid catalyzed hydrolysis आपको करवाना है, मतलब the basic reaction takes place in the presence of H2O H+ आपको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाना है। H+ represent the acidic condition, मतलब एसिड कैटेलाइज से कोई भी हम एसिड ले सकते हैं, मिनरल एसिड H2SO4 HCl। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करवाना है। बेसिकली आपको पता है H2O यहां पे जब अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए जो हमारी कार्बन की जो हमारी हाइड्रोलिसिस करवाते टाइम जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया जहां पे जो हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी रेट डिटरमिनिंग करेगी। मतलब जितना ज्यादा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर होगा कार्बन का वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर, उतना ज्यादा ही हमारा H2O एज अ लोन पेयर ऑक्सीजन का अटैक करेगा वहां पे कार्बन पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर आपका NO2 ग्रुप है, नाइट्रोजन है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे टेंडेंसी होगी वो क्या होगी कि जो रेट होगा हमारा एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस का वो सेकंड के अंदर होगा। बिकॉज क्यों होगा, रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा यहां पे रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। अगर हमारा बेंजीन रिंग के साथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा
लगा हुआ है तो उसके केस में हमारा क्या होता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो हमारे पास इस तरीके से आता है। तो ये हम बात करते हैं NO2 के केस में। अब अगर मैं आपसे चीज पूछूं कि ऐसा हुआ क्यों, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है यहां पे, अगर नाइट्रोजन पहले ही अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करके बैठा हुआ है फिनाइल ग्रुप के साथ डीलोकलाइजेशन में, ऊपर से NO2 भी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कभी भी इफेक्ट हो ही नहीं पाएगी नाइट्रोजन के लोन पेयर प्लस M इफेक्ट से। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हमारा सेंटर होगा ये, उतना इजीली हमारा यहाँ पे क्या होगा, अटैक जो होगा वो हमारा फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट के जो सेकंड है हमारा, उसके केस में जो H2O का अटैक है, हाइड्रोलिसिस है, वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो हमारा सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा रेट में सबसे ज्यादा ऊपर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड के केस में, सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, NO2 की जगह कुछ नहीं है, फिर भी यहां पे जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है, पहले हमारा इन्वॉल्वमेंट किसके साथ हो रहा है, हमारे क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू फिनाइल ग्रुप के साथ। इलेक्ट्रोफिलिसिटी स्टिल कार्बन की मेंटेन्ड है, कम है सेकंड से, बट अभी भी मेंटेन्ड है। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे हमारा जो आएगा वो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा, एंड द लीस्ट हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट के केस में है। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑर्डर हमारा हो जाएगा एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस का, वो हमारा क्या होगा, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद थर्ड होना चाहिए, और फिर हमारा क्या होना चाहिए, सबसे कम जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके केस में जो हमारे ऑप्शंस होंगे, जो आंसर हमें देखने को मिलेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो ये आपका यहाँ पे आंसर था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने जो हम सीक्वेंस में चल रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से होगा। हमने रॉबिन्सन एलिमिनेशन की बात करी है, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट फॉर कंपाउंड्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के केस में हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा डाइपोल मूवमेंट का। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जजमेंट हम क्या लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट का वर्ड अगर आ जाता है तो आपको उसको एरोमेटिसिटी से रिलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप एरोमेटिसिटी पढ़ते टाइम क्या पढ़ते हैं, द क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। और इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो सेकंड स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अभी ये स्ट्रक्चर जो है मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, जब चार्जेस इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारा वहां क्या होता है, क्वाजी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसमें चार्जेस शो करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने इसको चार्जेस शो करके दिखाया, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करेंगे एक एक चीज को। अगर मैंने यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच लगा दिया तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4n+2 रूल को फॉलो करेगा, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी चार्जेस डेवलप करने की सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब जिसमें सबसे जल्दी चार्जेस डेवलप होंगे और सबसे ज्यादा टाइम तक रहेंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। बिकॉज डाइपोल मूवमेंट अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा Q इंटू डी होता है, यहाँ पे डिस्टेंस D से रिप्रेजेंट होता है, और Q इज द चार्ज। तो चार्ज जितने ज्यादा यहाँ पे हमारा टाइम तक होगा उतना ही ज्यादा हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि हमारा डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो हमारा सेकंड की जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है। तो कौन से ऑप्शन में हमारी सेकंड की सबसे ज्यादा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा थर्ड की नहीं है, फर्स्ट की नहीं है, तो ए और सी तो हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, बच गए बी और डी, बस हमें नेक्स्ट की बात करनी है। और अगर मैं बात करूं थर्ड स्ट्रक्चर में, अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रॉ करूं तो थर्ड स्ट्रक्चर को अगर मैंने यहां पे चार्जेस के साथ ड्रॉ किया है तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, यहां पे मुझे पीएच और 2 डबल बॉन्ड लगे हुए मिले हैं, और इन 2 डबल बॉन्ड से मेरा यहां पे क्या होगा, इन 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से मेरा यहां पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, चार्जेस का डीलोकलाइजेशन होगा, चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ेगा, और हमें पता है डाइपोल मूवमेंट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगला अगर मैंने यहां पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाया तो मेरा एक स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है, यहां पे एक स्ट्रक्चर मेरा यहां पे और क्या बन सकता है, यहां से मेरा स्ट्रक्चर दूसरा बन सकता है कि यहां से मुझे बनता हुआ दिखे पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो, पीएच मेरा यहां लगा हुआ हो, यहां पे मेरा डबल बॉन्ड आ जाए, यहां पे मेरा नेगेटिव चार्ज हो, और ये मेरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहे, और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस जो है चार्जेस का वो सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। और थर्ड जो होगा वो हमारा फर्स्ट के अंदर होगा, सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ऑफ 2 फिनाइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे
करेक्ट होगा। तो ये ऑर्डर आपका यहाँ पे गाइस हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर गाइस। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमें बोला गया है कि शॉर्टेज सीसी बॉन्ड जो है वो हमारे कौन से स्ट्रक्चर में होगा। तो अगर मैं बात करूं शॉर्टेज सीसी बॉन्ड मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। और अगर मैं बात करूं एलीन स्ट्रक्चर की, क्योंकि मुझे यहां पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाना है। अगर मैं बात करूं एलीन्स की बात करूं तो एलीन्स कुछ इस तरीके से मेरी मॉइटी मुझे दिखती है। और ये मॉइटी जो मुझे दिख रही है इसके अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरीके से है यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे H भी लगाया है, यहाँ पे अगर मैंने H भी लगाया है, तो यहाँ पे अगर मैंने बात की जो सेंटर वाला हमारा कार्बन है वो हमारा sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है हमारा, और ये हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या होगा, अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है वो परसेंटेज s कैरेक्टर की वजह से उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारे बॉन्ड्स जो एटम्स में बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एटम्स पास पास होते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ सीसी बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, एलीन्स के अंदर हमारा क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट हमारी यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या देना था, आपका सी ऑप्शन जो था यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट, उसके अंदर सीसी बॉन्ड होगी। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर गाइस। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है, 31st क्वेश्चन था पेपर का, पूछा क्या गया था, द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर। बहुत ही इजी सवाल, सबने करा होगा। अगर किसी का गलत हुआ है तो आइए बात कर लेते हैं उसकी भी, कि अगर गलत किसी ने किया है तो क्यों किया है, क्या मिस्टेक उसे करनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं फोर्थ, अगर मैं सबसे पहले फोर्थ से ही स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मुझे फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे एक, मुझे डायरेक्ट पता है कि एंटी एरोमेटिक चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना है, 4n+2 रूल अगर मुझे देखना होता है तो वो एरोमेटिक है। 4n रूल से मैं क्या बताता हूं, एंटी एरोमेटिक। क्या ये मेरा 4n रूल को फॉलो कर रहा है, गिनते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज के कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं बात करूं 4n रूल को अप्लाई करके तो 4n = 4, n = 1, यस ये मेरा फॉलो कर रहा है। एंड यस ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं यहां पे, अगर मैं बात करूं थर्ड में, तो थर्ड के अंदर यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ये तो हमारा डीलोकलाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहां पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अब क्या होगा, यहां पे एरोमेटिसिटी आ जाएगी स्ट्रक्चर में, और यहां पे जो टोटल हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारा एरोमेटिक बना देगा इस स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की। सेकंड इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मतलब ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, वो होता है एज्यूलिन्स का। और एज्यूलिन्स के अंदर अगर मैं बात करूं, दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख तो ऐसा रहा है, बट अगर यहाँ पे चार्जेस डेवलप करके एरोमेटिसिटी गेन हो सकती है तो हम वो भी गेन करना चाहते हैं। कैसे, आइए दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं एक बार। और कुछ इस तरीके से हमें बात करनी है, कैसे है, क्या चीज शो करनी है वो एक बार आप देखेंगे। ये हमारा डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स मेरा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, अभी ये स्ट्रक्चर मुझे एरोमेटिक शायद आपको ना दिखे, तो अगर मैं बात करूं यहां पे इस बॉन्ड को मैंने यहां शिफ्ट किया, यहां से मेरा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, और अगर मैंने इसका यहां पे स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड मूवमेंट से बनाया है तो ये स्ट्रक्चर एजिलीन के अंदर मुझे कैसा दिखेगा, आइए एक बार देख लेते हैं। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर किसी को आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये मैं बात करूं, यहां पे मेरा डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, यहां पे मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये मेरा डबल बॉन्ड बना ही हुआ था। बाकी मेरे जो एज इट इज बॉन्ड थे मैंने उनको एज इट इज रख दिया। तो यहां पे मेरा क्या हुआ, यहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से। अगर मैं बात करूं यहां पे अब क्या होगा, यहां पे मेरी 2 रिंग बन रही हैं, और अगर मैं अलग कलर से आपको दिखाऊं बना के, कि अलग कलर से दिखाने का रीजन क्या है, बिकॉज मुझे दोनों रिंग्स को डिफरेंस दिखाना है। तो ये जो मेरी एक रिंग बनी है, ये मेरी पूरी रिंग क्या होगी, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ये मेरा एरोमेटिक है। और अगर मैं दूसरी रिंग की बात करूं दूसरे कलर से दिखा के आपको, तो ये दूसरा कलर क्या है, ये आपका दूसरा कलर जो है यहाँ पे वो आपका सेकेंड रिंग के लिए है। एंड ये भी हमारा क्या हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे
आ रहे हैं दोनों के अंदर। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, तो ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं था। बच गया हमारा ए के अंदर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से डायरेक्टली हमें पता लग गया कि ये हमारे हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी के, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फर्स्ट जो है वो भी हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही था, फर्स्ट एंड फोर्थ आर एंटी एरोमेटिक, तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपने देखा इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा एक, अब स्टीरियो का क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगर मैं बात करूं स्टीरियो के सवाल की, तो स्टीरियो का सवाल आपको ध्यान से सोचना था, बिकॉज आइडेंटिफाई करना था स्ट्रक्चर को कैसे, जहां पे 1s 2r और 4s पे आपको स्टीरियो मेंशन थी, पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करके दे दी है। स्ट्रक्चर देखना था, कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे निकालनी थी, और स्ट्रक्चर पूरा क्या था, अगर मैं इसका नाम बोलूं 1 आइसोप्रोपाइल 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पहचानना था, कॉरेस्पॉन्ड कौन सा करता है यहाँ पे इस जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1s 2r और 4s की, और इसमें जो कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ स्ट्रक्चर है, आई विल टेक द हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हमारे पास ए ऑप्शन सबसे क्लोज होता है पेपर में, सबसे पहले नजर पड़ती है। आइए अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, तो ए ऑप्शन मुझे किस तरीके से यहां पे देखना है, यहां पे बनाते टाइम तो किस तरीके से देखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे अगर मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले दिख रहा है ये जो अबव द प्लेन बॉन्ड है, अबव द प्लेन बॉन्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी तरफ है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। अगर ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो जो ये पीछे का बॉन्ड है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मानेंगे मेरी बात, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर यहां पे ये बिलो द प्लेन आ गया, और ऊपर का जो हमारा एच होगा यहाँ पे, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एच जो होगा वो हमारा एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे हमारा यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होगा, मैंने इस पूरे जो एटम था मेरा यहाँ पे, मैंने इसको क्या किया, कार्बन नंबर मैंने क्या बोला, इसको मैंने C1 कार्बन का नाम दिया। ये मेरा C1 कार्बन था, ये मेरा C1 कार्बन आ गया, कार्बन नंबर 1 को मैंने नाम दिया। अब क्या होगा, मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया है गाइस, ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं इसको। तो ये मेरा क्या होगा, यहां से मैंने जो प्लेन में थे मेरे स्ट्रक्चर्स, उनको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मैंने अलग पेन लिया, और जो मेरे अबव दी प्लेन था उसको मैंने कुछ इस तरीके से शो कर दिया यहां पे, और जो मेरा बिलो दी प्लेन था वो मेरा डैश पे आ गया। तो ये मेरी, अब मैंने यहां से उठा के C1 को यहां ड्रॉ किया है, तो ये मेरी C1 की रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना था, सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करना था। तो अगर मुझे प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करना है, तो मैं इस स्ट्रक्चर में वापस आ रहा हूं। प्रायोरिटी देने के लिए अगर मैं बात करूं आपसे सभी से, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, ये अगर आपसे को यहां से इस C1 से स्टार्ट करना है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी कहां जाएगी, क्या वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को होगी, नहीं, हम अटैचमेंट देखते हैं। पहली अटैचमेंट कार्बन की यहां भी है, यहां भी है, और आपकी पीछे की साइड डैश पे भी है, तो आपकी पहली अटैचमेंट सेम हो गई। दूसरी अटैचमेंट आपको क्या देखनी है, दूसरी अटैचमेंट आपकी आ जाएगी, यहां पे एक कार्बन से अटैचमेंट है, यहां पे आपकी 2 कार्बन से अटैचमेंट है, यहां से आपका क्या है, सेकंड पे आपका यहां पे क्या है, एक और कार्बन से अटैचमेंट है। ठीक है, तो यहां पे अब हमारा क्या हुआ, इसके और इसके बीच में आइसोप्रोपाइल और डैश जो हमारा बॉन्ड है उसके बीच में हमारी बात होगी। वो कैसे करेंगे, आगे हम कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे। क्या आगे कोई ऐसा कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, यस। इस साइड पे अगर मैं अपने बात करूं, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है, अगर मैं प्रोसीड करता हूं, बिलो दी प्लेन मुझे जाना है, और वहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरा यहां पे क्या है, एक और मुझे कार्बन दिखता है, उसके बाद भी मेरा एक और कार्बन, मतलब कंटिन्यूटी यहां पे जो होती है, हम उसको बात करते हैं कि एक्सटेंडेड कंटिन्यूटी जितनी होती है कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज की, तो वो हमारी प्रायोरिटी ज्यादा लेता है। इसका मतलब हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी यहां पे आ जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी यहां होगी, थर्ड प्रायोरिटी हमारी ऑब्वियसली अबव द प्लेन वाली साइड, और हमारा फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा दिखेगा। इस पूरे को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइड्रोजन हमारा 4 था, ये हमारा 3 था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा सेकंड था। सेकंड को हम यहां पे दोबारा से एक बार लिखेंगे कि यस ये हमारा सेकंड था, यहां पे हमने दोबारा से बात करी, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी, ये हमारी क्या थी, थर्ड प्रायोरिटी, और ये हमारी थी फोर्थ प्रायोरिटी। तो यहां पे हमारा क्या था, सॉरी ये वाली बात थी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हमारी जो डैश पे थी वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, ये हमारी थी फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, यहां पे मुझे पता है फोर्थ प्रायोरिटी जो है मेरी अभी इन प्लेन है, मुझे उसको बिलो दी प्लेन लेके आना है, मुझे इंटरचेंज करवाना पड़ेगा। कैसे करवाऊं इंटरचेंज, मुझे एक बॉन्ड को मैंने स्टिक कर लिया, ये बॉन्ड जो है मेरा आइसोप्रोपाइल वाला, इसको मैंने पकड़ लिया और मैंने क्या किया, रोटेशंस करवा दी।
रोटेशंस करवा दी मैंने यहाँ पे, मुझे पता है एक बॉन्ड को फिक्स करके रोटेशन करवाना वेज में अलाउड है, तो अलाउड कर दिया, तो मेरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बनता हुआ दिखा, एच। अब बिलो दी प्लेन चला गया, यहां से मेरा एच बिलो दी प्लेन चला गया, और अबव दी प्लेन कौन चला गया मेरा यहाँ पे, अबव दी प्लेन मेरा यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप था वो मेरा अबव दी प्लेन चला गया, फोर्थ मेरा बिलो दी प्लेन, और मेरा यहाँ पे जो अबव दी प्लेन आना था वो 1 आ गया, फिर से इन प्लेन मेरा चला गया थर्ड, और 2 तो मेरा एज इट इज था ही, तो ये मेरा 2 हो गया। अब क्या होगा, अब सिर्फ मुझे क्या करना है, आर और एस के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है। क्या करूं मैं इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया है यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। फोर्थ प्रायोरिटी आपकी बिलो दी प्लेन है, कोई चेंज नहीं करना, अगर एस का एस है तो एस का एस रहने दीजिए। इसका मतलब आपकी C1 पोजीशन पर क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। क्या आपको यही चाहिए था, यस, 1 पे एस ही चाहिए था आपको, तो ये आपका पता लग गया। ओके गाइस, तो मैं इसको बिठा रहा हूं अब, बिकॉज 1 आपने समझ लिया है। अब बात करता हूं मैं इसमें सेकंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड की अगर बात करनी है तो सेकंड के लिए गाइस दोबारा से हम वैसे ही चलेंगे, दोबारा से हमने बात वैसे ही की थी, दोबारा से हम पूरे को दोबारा समझेंगे कि किस तरीके से हमें देखना है, वो चीज हमने देख ली है, दोबारा से हम बात करेंगे। अब C2 पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि यस इतना कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते, बट ट्रिक भी होती है, अगर आपको जल्दी करना है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अगर मैं बात करूं सेकंड कार्बन की अपने, तो C2 की अगर मुझे बात करनी है, तो C2 की अगर मुझे बात करनी है तो C2 मेरा क्या होगा, यहां पे C2 मेरा ये कार्बन है जहां पे Me ग्रुप लगा हुआ है, और C2 में अगर मुझे देखना है तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए वही फॉर्मूला हमारा, हम कनेक्टिविटी देखते हैं कहां पे हमारी कनेक्टिविटी किस तरीके से फॉलो हो रही है। तो अगर मैं बात करूं आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, अगर मुझे देखना है इधर की साइड में चलूं, ये मेरा C2 है, अगर मैं यहां चलूं लेफ्ट हैंड साइड पे अपने, तो पहला कार्बन, यहां पे भी हमारा पहला कार्बन, ओके, ऊपर भी हमारा एक कार्बन लगा हुआ है Me ग्रुप के तौर पर। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, हमारा Me है, यहां पे भी हमारा क्या है, नेक्स्ट Me है, ओके फाइन। इसके बाद हमारा क्या है, यहां पे हमारा क्या है, 2 Me ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे भी हमारा 2 Me ग्रुप लगे हुए हैं, 2 कार्बन से अटैचमेंट है, एक तो ये और एक ये, तो यहां पे ये भी बात सेम है। अब क्या होगा, फिर से वही बात, एक्सटेंडेड हमारी जो लिंकेज है उसको हम फॉलो करते हैं, CC बॉन्ड की जितनी ज्यादा लिंकेजेस होती हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी ये साइड नंबर 1 प्रायोरिटी ले लेगी। सेकेंडली बात जो होगी हमारी वो क्या होगी, सेकंड हमारा ये होगा, सेकंड हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं सेकंड अगर हमारा ये हो जाएगा, तो थर्ड हमारा क्या बच गया यहाँ पे, थर्ड जो चीज हमें ध्यान रखनी है, थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा फिर से हम क्या लेके चलेंगे, थर्ड हमारा नीचे की साइड वाला जो हमारा बॉन्ड होगा क्या होगा, एक हमारा अगर Me ऊपर है तो यहाँ पे हमारा HB होगा, एक्सियल पे अगर इक्वेटोरियल पे हमारा Me है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा Me हो गया, फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमने बात देख ली। अब हमें क्या देखना था, बेसिकली वी हैव टू फॉलो कि अगर हमने सेम जो स्ट्रक्चर था उसको हमने वेज में कन्वर्ट किया, तो अगर मैं बात करूं हमने जो बात करी, अब सिमिलर हम सेकंड कार्बन के लिए भी देखेंगे, और सेकंड कार्बन के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है उसको, तो ये आप देखेंगे किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको मैं उठा के फिर से मैं पूरे को मैं यहाँ पे वेज में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, और वेज में रिप्रेजेंट करते टाइम मेरा यहाँ पे क्या होगा, फिर से मुझे बात करनी है थर्ड, और मेरा यहाँ पे कैसा था थर्ड, और मेरा सेकंड जो था यहाँ पे वो मेरा किस तरफ आ जाएगा, मेरा ये मुझे बिलो दी प्लेन दिख रहे होंगे, कैसे बिलो दी प्लेन, मेरा H वाली साइड हम अगर मैं लेके चलूं तो कैसे मुझे बनता हुआ दिखेगा ये, तो ये मेरा CH3 था, ये CH3 था, Me ग्रुप को मैं यहाँ लेके चल रहा हूं, यहाँ पे मेरा ये थर्ड प्रायोरिटी थी, यहाँ पे ये मेरा बिलो दी प्लेन आ जाएगा, बिकॉज इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बिलो दी प्लेन वाले बॉन्ड से है, यहाँ पे ये हमारा बिलो दी प्लेन था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो चीज अब हमारी मैटर करेगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये जो हमारा बॉन्ड है जिसको हमने 1 हमने साइड को दिया है, ये हमारा अबव हो जाएगा, ये हमारा अबव की साइड पे जाएगा, ये हमारा 1 चला जाएगा, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी जो है बॉन्ड की वो हमारी अबव दी प्लेन वाले बॉन्ड से कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी जो हमारा H है और जो हमारा 4 और 2 है ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको, कैसे 4 को, और ये हमारा 2 हो गया। थोड़ा आपको वेज में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे इजी हो जाता। तो 4 स्ट्रक्चर आपका अभी इन प्लेन है, आपको घुमाना पड़ेगा, बिलो दी प्लेन लेके जाना पड़ेगा, तो आपने इसको सेकंड जो प्रायोरिटी थी आपको उसको फिक्स कर दिया, और फोर्थ को आप इधर ले गए, फिर आपने क्या किया, बिलो को आप इधर लिया है, और यहाँ पे आपको जो अबव था आप उसको इन प्लेन लिया है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रायोरिटी बन गई, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे अब आपका 3 की जगह क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 4, नीचे आपका आ जाएगा यहां से अबव द प्लेन अब पहुंच चुका होगा यहाँ पे आपका 3,
ये आपका अबव द प्लेन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 इन प्लेन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब रोटेशन आपकी किस तरीके से होगी, रोटेशन आपको कौन सी फॉलो करनी है, अगर मैं बात करूं तो रोटेशन आपको यहाँ पे क्या फॉलो करती हुई दिख रही है, आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा एस बन रहा है, और ये हमारा एस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कुछ थोड़ी मिस्टेक मुझे लग रहा है हुई है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी शायद हमने डिसाइड करने में थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक करी है शायद, क्योंकि अगर हम पहली प्रायोरिटी इधर जाते हैं तो सेम हमारा कार्बन है, यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा ये कार्बन आता है। तो यहाँ पे गाइस हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो यहाँ पे ये कार्बन है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे ये कार्बन है, 2 कार्बन हमारे फिर एमई पे आ गए हैं। नेक्स्ट उसमें हमारा फिर क्या होगा, हम यहाँ चलेंगे तो हमारी प्रायोरिटी हमने सही दी है मेरे हिसाब से। इसमें हम फिर बात करेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो ये जो अगर मुझे देखना है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे प्रायोरिटी देने के बाद अगर मैंने देख रहा था कि मुझे क्या देखना है, तो ये आपका थर्ड अगर मुझे देखना था, तो आपका रोटेशन अगर मुझे फॉलो करनी है, तो रोटेशन फॉलो करते टाइम यस मुझे मिस्टेक अपनी क्या पता लगी है गाइस, बिकॉज यहां से अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो कार्बन की थी, मैंने यहाँ पे ना करके वो कार्बन की प्रायोरिटी मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 2 कार्बन की अटैचमेंट दिख रही थी, तो मेरी प्रायोरिटी यहाँ से ऑब्वियसली बदलनी थी, तो मैंने ये मिस्टेक करी। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक जो मुझसे हुई है आपको नहीं करनी है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये हम मैकेनिज्म जो चला रहे थे, जो हम स्टीरियो फॉलो कर रहे थे, ये हमारी मिस्टेक है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे करेक्ट करेंगे, दोबारा से चलेंगे, कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है। और अगर हम दोबारा इसको डिस्कस करें यहाँ पे, तो डिस्कस करते टाइम हम क्या देखेंगे, जो अब हमारी प्रायोरिटी होगी, यहां से हमारी पहली कनेक्टिविटी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप अगर हम चलें, अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, 2 कार्बन है हमारा, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन से कनेक्टिविटी है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे ये होगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये होगी, और जो हमारा वेज जो हमारा क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन जो हमारा एक्सियल पोजीशन पे है वो हमारा क्या ले लेगा, यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ले लेगा। तो ये अब हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। इसको हमने क्या किया, वेज में रिप्रेजेंट कर लिया, और वेज में रिप्रेजेंट करते टाइम एमी हमारा बिलो द प्लेन है, बिकॉज वो बिलो द प्लेन वाले बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या होगा। और अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप जो है वो हमारा अबव द प्लेन से कनेक्टिविटी है, तो ये हमारा क्या होगा, अबव द प्लेन हमारा यहाँ पे शो करके दिखाएंगे, ये हमारा बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे दिखाएंगे, ये एमी हमारा क्या होगा 3, यहां से हमारा क्या होगा, ये इसको हम दिखाएंगे अबव द प्लेन, तो ये हो गया हमारा 2। इसके बाद हमारा यहाँ पे था हाइड्रोजन जिसको हम दिखाएंगे 4, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1। तो अब क्या होगा हमारा, फिर से वही बात, 4th इन प्लेन है, उसको बिलो द प्लेन लेके जाइए, रोटेट करवा दीजिए, ये आपका यहाँ पे 120 डिग्री रोटेशन गाइस फॉलो। सेकंड बॉन्ड जो है हमारा फर्स्ट बॉन्ड है उसको फिक्स कर दिया, ये हमारा बिलो द प्लेन अब कौन आ गया 4th। यहां से हमारा क्या होगा, अबव द प्लेन चला गया हमारा एमी आ गया यहाँ पे, यहां से हमारा क्या हुआ, इन प्लेन आ गया यहाँ पे, जो हमारा ग्रुप लगा हुआ था सेकंड आ गया, ये हमारा फर्स्ट एज इट इज था। यहाँ पे हमारा अगर हाइड्रोजन पहुंच गया, ये 4th प्रायोरिटी थी, एमी हमारा क्या था, एमी हमारा 3rd प्रायोरिटी था। अब मैं बात करूं कौन से यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अब बिल्कुल सही आ रहा है आपका यहाँ पे आर, तो सेकंड पे आपकी C2 पे हमारी क्या हुई आर। गाइस बिल्कुल भी फोकस नहीं खोना है, अगर एक मिस्टेक हुई है दोबारा से कोशिश करिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बात करनी है। कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है, आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बात करनी है। गलती मुझसे भी देखेगा, अगर मैं बात करूं मैं रुक जाता, मैं यहाँ पे ये बोल देता कि ऐसे क्वेश्चन में गलती है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन आपको पता लगेगा कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। तो सेकंड पे हमारा बिल्कुल सही है, ये सेकंड पे हमें आर चाहिए था। और 4th पे अगर मैं बात करूं सिमिलरली, तो सिमिलरली हम इसको पूरे को मिटाते हैं दोबारा से, एंड हमें 4th पे बात करनी है, तो फाइनल हमारा जो पॉइंट है वो 4th, अब कार्बन की बात होगी, C4 की बात होगी, और C4 की बात होगी अगर, तो C4 की बात करने के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अगर चीज है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर मैं बात करूं ये आपका यहाँ पे 4th कार्बन अगर मैं लेके चलूं, ये आपका 4th है। अगर आपका एक्सियल पे एमी है, इक्वेटोरियल पे आपका एच होगा, और ये अगर एच है, मैं आपको बात करूं दिस इज अबव द प्लेन आपको दिया हुआ है, तो दिस इज ऑब्वियसली बिलो द प्लेन, ये बॉन्ड आपको ऑब्वियसली बिलो द प्लेन होगा। प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी वाइज आपका मैं डिसाइड करूं, फिर से कनेक्टिविटी की बात होगी, पहला कार्बन सेम, पहला कार्बन सेम, नेक्स्ट कार्बन, फिर कार्बन, यहां से कार्बन और 2 अटैचमेंट कार्बन की, मतलब पहली प्रायोरिटी ऊपर, पहली प्रायोरिटी ऊपर, नीचे तो ऑब्वियसली यहां पे यही आएगा, 3rd हमारा एमी और 4th हमारा हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर मैं इसको वेज में रिप्रेजेंटेशन करूं इसकी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, ये हमने क्या किया, 1 आ गया हमारा यहाँ पे, दिस इज 1, और ये हमारा अबव द प्लेन था,
ये हमारा अबव द प्लेन था, ये आ गया सेकंड, यहां से आ गया हमारा थर्ड, और ये आ गया हमारा फोर्थ। अब मैं बात करूं यहाँ पे फोर्थ हमारा इन प्लेन है, वही बात हमें फिर से लेके जाना है इसको बिलो द प्लेन, हम 120 डिग्री को घुमा रहे हैं, थर्ड बॉन्ड को हमने फिक्स किया है, और यहां से हमारी जो रोटेशन है उसको करवाने के बाद हमें जो मिल रहा है, उसको मिलने के बाद हमें जो यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन आपका फोर्थ जा चुका होगा, अबव द प्लेन आपका क्या आ गया है यहाँ पे, अबव द प्लेन आपका यहाँ पे क्या हो गया होगा, फर्स्ट हमारी जो है वो अबव द प्लेन आ गई होगी, और सेकंड जो है हमारी वो इन प्लेन पहुंच गई होगी यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड जो है हमारा वो इन प्लेन ही रहा था। तो अब क्या रोटेशन हो जाएगी हमारी, रोटेशन हमारी होगी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंड C4 पे, इसका मतलब क्या हुआ S, हमें पता लग गया C4 पे S, C2 पे R था, और C1 पे गाइस याद हो आपको तो क्या था, वहां पे भी S ही था हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो स्ट्रक्चर हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया था, हमने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट की, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट था, मतलब हमारा ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। बिल्कुल भी नहीं घबराना है गाइस, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, एक एक चीज को मैंने प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करा है। ओके, तो बिल्कुल भी आप अच्छे से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ओके गाइस, तो बड़ी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिली है आरएक्स नोमेनक्लेचर की, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल उसको ध्यान से समझिए और उसके नोट्स बना लीजिए, जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे कृपया नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सो गाइस, दिस क्वेश्चन अगेन बिलोंग्स टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री सेक्शन, basically optical rotation and enantiomeric axis, sort of, right? So simple question है, हल्का सा presence of mind, and this question is clear, okay? What is given to you? A mixture contains +2 bromo butane, जिसका जो मैं बता रखा है 3 ग्राम दे रखा है, और उसका जो हमारा दूसरा इनएंशियोमर है नेगेटिव -2 ब्रोमो ब्यूटेन, which is given is 2 ग्राम बेसिकली, ओके। और ये हमें दे रखा है, बोला क्या है, पूछा है हमें ऑप्टिकल रोटेशन, एंड द स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली गिवन गाइस, द स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली गिवन, ओके। सो गाइस, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक चीज, यहाँ पे देखिए, मिक्सचर कंटेन्स +2 ब्रोमो ब्यूटेन एंड -2 ब्रोमो ब्यूटेन इज बेसिकली गिवन, ओके। वन इज गिवन 3 ग्राम, ओके, दूसरा हमें गिवन है 2 ग्राम। अगर आप देखोगे तो ये है प्लस वाले इनएंशियोमर की, ये है नेगेटिव इनएंशियोमर की, क्लियर और नॉट, प्लस इनएंशियोमर की और आपकी नेगेटिव इनएंशियोमर की, ओके। अब गाइस देखो, यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखोगे, हम यहां से आराम से इनएंशियोमेरिक एक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? लुक एट दैट, +1 मींस 3/5 multiplied by 100, okay, means 60% plus in enantiomer is given, and basically 2 divided by 5 multiplied by 100, which means you have 40% negative enantiomer is given. So guys, उसने मिक्सचर की बात कर रखी है, मिक्सचर की, ठीक है। जब मिक्सचर की बात करेगा, आप सब जानते हैं, the plus enantiomer and negative enantiomer, they will cancel out each other's rotation, racemic mixture form होगा। but देखो, the 40% minus isomer minus enantiomer will cancel the rotation of the 40% plus enantiomer. that means enantiomeric excess क्या होगा, 60% minus 40%, वो होगा 20%। किसमें होगा? प्लस enantiomer, in plus enantiomer means 40% तो कैंसिल हो जाएगा racemic mixture में, 40% negative will cancel out with the 40% positive one, clear or not? And still we have 20% remained, which is my enantiomeric excess in plus enantiomer, guys, clear or not? Okay, अब देखो, इसको हम normally we can basically easily do this, basically question with the hit and trial also। देखो, 100% जो प्लस रोटेशन थी, 100% जो स्पेसिफिक रोटेशन उसने दे रखी है 100%, वो 100% कंपाउंड होता है प्लस, तो देता है प्लस 23.1 डिग्री, क्लियर और नॉट, प्लस 23.1 डिग्री, which gives us plus 23.1 डिग्री, क्लियर और नॉट। अब यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, 20% बचा है, तो गाइस 20% का क्या होगा, तो now basically we know that 100% will give plus 23.1 degree,
Now how much 20% will give, guys? It will simply, you can divide 23.1 degree divided by 5, okay, and your answer will be near about 4.62 degree, okay. If you divide it, your answer will be 4.62 degree, guys. वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और द आंसर वुड बी ए, 4.62 डिग्री. क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? ठीक है. अब देखें, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था. आई होप ये सबको समझ आ गया हो. सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. क्या होगा इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशनशिप? देखो, these two compounds are given, these two compounds are basically given, okay. And guys, अगर आप इसका भी, अगर आप न्यूमैन ड्रॉ करो, इसका भी न्यूमैन ड्रॉ करो, and first of all, how can you draw the Newman of this particular molecule, okay. You can simply rotate the molecule along this bond, ठीक है. इस कार्बन को अगर आप, if you keep this carbon as your front carbon, okay, and this carbon as your back carbon, you can easily draw its Newman structure. How can you draw its Newman structure? It is very simple, guys. Look at this basically. देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, एक बड़ा ही एक तरीका है न्यूमैन ड्रॉ करने का. you can convert this, you can flip basically. अगर सबसे easiest वे आप पूछे मुझे, तो easiest वे क्या होगा, अगर आप इस मॉलिक्यूल को फ्लिप करें, and your structure will become like that, okay. Here again bromine will come, here again bromine will come, which is again point towards observe. क्यों? क्योंकि रोटेट करेंगे, जो ब्रोमीन डाउन द प्लेन था, इट विल गो अबव द प्लेन. सो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास. जब गाइस आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा, इसका नेचुरली सी बात है, जब ब्रोमीन इधर है, हाइड्रोजन इज पॉइंटिंग डाउन द प्लेन, हाइड्रोजन इज पॉइंटिंग डाउन द प्लेन. अब मैंने आपको क्यों ये बताया, क्योंकि यहां से न्यूमैन ड्रॉ करना बहुत आसान होता है. इफ यू कंसीडर दिस मिडल बॉन्ड लाइक दैट, जस्ट फ्लिप इट लाइक दैट, ओके. ये कार्बन आपका बन जाएगा फ्रंट कार्बन, ये कार्बन आपका बन जाएगा बैक कार्बन, एंड इन दिस रिगार्ड योर दिस डॉट विल बेसिकली रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन. जैसे रोटेट करेंगे, ब्रोमीन जाएगा राइट साइड, हाइड्रोजन जाएगा लेफ्ट साइड. क्लियर और नॉट? ओके. एंड आपका मिथाइल जाएगा डाउन, ओके. अगेन ऑन द सेम हैंड, ये भी it will also go like that. Clear or not? कोई भी फर्क नहीं होगा इसमें. ब्रोमीन, ओके, हाइड्रोजन, क्लियर और नॉट? वेट, हाइड्रोजन, ओके, एंड हियर योर CH3. अब हम देखेंगे क्या इसको रोटेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं. इफ यू सिंपली रोटेट द फ्रंट कार्बन बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री घुमाएंगे फ्रंट कार्बन को, योर ब्रोमीन विल come at this place, okay, and CH3 here, hydrogen here. Clear or not? और बैक कार्बन को आपको 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है. जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे गाइस, बैक कार्बन ब्रोमीन विल अल्टीमेटली कम डाउन, ओके. 120 डिग्री रोटेशन जैसे ही देंगे आप ब्रोमीन, एंड अगेन CH3 विल गो हियर. बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. एंड गाइस, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, these both structures are completely same, just he was expecting a little bit conversions from your side, okay. हल्का सा कन्वर्ट करेंगे, okay. यहां से भी डायरेक्ट बना सकते थे, we can also form direct Newman from this structure, but थोड़ा एक सिंप्लीफाई तरीके से चलोगे, ठीक है. यहां से फिशर बनाओगे न्यूमैन, तो तरीका होता है गाइस, देखो, तरीका होता है इरेक्ट वाई और बेसिकली इन्वर्टेड वाइज का. ये आप सीखोगे जब फिशर बनाना सीखोगे, ठीक है. तो इसीलिए मैंने आपको पहले सिंगल बॉन्ड के तहत रोटेट किया. रोटेट करने के बाद यू कैन इजीली जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ओके, ऐसा देखोगे इस मिडिल बॉन्ड को हल्का सा फ्लिप कर दो ऐसे, ये कार्बन आपका फ्रंट बन जाएगा, दूसरा कार्बन आपका बैक बन जाएगा, और इजीली आप न्यूमैन ड्रॉ कर सकते हो. एंड दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर एब्सोल्युटली सेम. तो गाइस, द आंसर वुड बी आइडेंटिकल. The answer would be identical. The C is the correct answer, guys. Okay, C would be the correct answer. ओके, तो बात करते हैं अपने अगले सवाल की गाइस. तो अगर मुझे अगला सवाल पूछा गया है, यहाँ पे मुझे क्या देखना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्कलॉइड एंड टर्पिनॉइड रिस्पेक्टिवली. तो आज मैं अगर आपको बताऊं, टर्पिनॉइड अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर्स में देखना होता है, अगर मैं बात करूं आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, जस्ट सी द ऑप्शंस. अगर आपको सबसे पहले दिख रहा है टर्पिनॉइड के अंदर, आपको मैं बता देता हूं यहां पे, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारी जो स्पेलिंग है टर्पीन की, उसी में ही अधिकतर आपको आंसर मिल जाते हैं.
इन जो लगता है हमारा टर्पीन के अंदर, ये आपका फाइनल में भी अगर आपको किसी स्ट्रक्चर को बताना है कि वो टर्पीन है कि नहीं, तो आपका वहां पे क्या होगा, उस फाइनल स्ट्रक्चर में आपका इन ग्रुप होना जरूरी है। यहां पे कौन से ऑप्शन में आपका इन ग्रुप इन्वॉल्व है? मॉर्फिन के अंदर आइन है, IN ही, ये हमारा नहीं चलेगा, इसका मतलब ये टर्पीन में इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे सी ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, मतलब बी और डी में से आपका आंसर है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको सबसे पहले करना है। कुछ सॉल्व ही नहीं करना गाइस, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन करिए, उसके बाद आपको प्रोसेस फॉलो करना था। प्रोसेस क्या था? टर्पीन दोनों हो सकती है, लिनोनिन एंड अल्फा पाइनिन। अब क्या बच गया? एल्केलॉइड देखना है। और अगर मैं बात करूं, कैंफर दे दिया है, कैंफर आपका एक टर्पिनॉइड कीटोन होता है। यहां पे एक तरीके का इसकी कंसीडरेशन टर्पिनॉइड कीटोन के अंदर होती है, इसका मतलब दोनों ही आपके टर्पीन है। डी में तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब मॉर्फिन स्ट्रक्चर आपका एज अ एल्केलॉइड स्ट्रक्चर है। और अगर आपका ये एल्केलॉइड स्ट्रक्चर है तो अल्फा पाइनिन आपका ग्रुप जो है वो टर्पीन हो गया, और ये आपका टर्पीन है। इसका मतलब जो पूछा गया था कि पहली आपकी एल्कोलॉइड होनी चाहिए, दूसरा टर्पीन, तो बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट, हर MSc एंट्रेंस एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। और सवाल आपको क्या कह रहा है? हेट्रोसाइकिल बताना है, कौन सा? फेसाइल। फेसाइल मतलब द मोस्ट रिएक्टिव। फेसाइल मतलब क्या होगा कि फेशियल, मतलब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं कितना फेसाइल, मतलब मैं कितना अच्छे से आपके से बात कर रहा हूं, मैं कितना फेसाइल है मेरा अटैक। मतलब डील-ज़ेडल रिएक्शन में एज अ फेसाइल ग्रुप कौन सा ज्यादा सबसे अच्छा एक्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये तो आपको थ्योरी क्लासेस में भी समझाया जाता है कि अगर आपको डील्स एल्डर रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखनी है, अगर आपको डील्स एल्डर रिएक्शन रिएक्टिविटी की बात करनी है, अगर आपको मैं इसका ऑर्डर बताऊं, तो उस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करेंगे हमेशा, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। और अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं क्या दिया जाता है, अगर आपको पढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे जो फ्यूरैन होता है वो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या देता है? डील्स एल्डर रिएक्शन रिएक्टिविटी देता है। उसके बाद आपका क्या होता है? एन एल्काइल पायरोल होता है, मतलब एन के ऊपर आपका पायरोल स्ट्रक्चर में आपका क्या हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो। उसके बाद आपका कौन देता है? आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होता है वो आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है। उसके बाद आपको पायरोल रिएक्टिविटी देता है, पायरोल रिएक्टिविटी देगा आपको। उसके बाद आपका पायरोल आ जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है? यहाँ पे थायोफीन आता है, थायोफीन आता है। और लास्ट में आपका क्या आता है? यहाँ पे जो लीस्ट होता है आपका डील-ज़ेडल रिएक्शन में बिहेव करने के लिए, वो होता है आपका पिरिडीन। बिकॉज पिरिडीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड जितना ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो डील-ज़ेडल रिएक्शन में स्पेशली वहां पे ज्यादा बिहेव ना करे। फ्यूरान सबसे ज्यादा होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है। तो बेस्ट पॉइंट टू रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आप ये ऑर्डर अपनी कॉपीज में लिखिए गाइस, सेशन भी देखिए, सॉल्यूशन भी देखिए, और ये ऑर्डर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट फेसाइल कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? फ्यूरान ग्रुप कौन सा है? थर्ड के अंदर आपका एक सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट फेसाइल ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस से है, जिसको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, जिसने प्रैक्टिकल्स अच्छे से किए हैं, वो इसका आंसर बिल्कुल देगा। एनिलीन एंड डाइफिनाइल अमीन डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं बात करूं लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है वो हमारा क्या करता है? सेकेंडरी अमीन हमारा जो होता है उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है। सेकेंडरी अमीन के साथ हमारी जो होती है पॉजिटिव रिएक्शन, या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो सेकेंडरी अमीन हमारा कौन सा है? डाइफिनाइल अमीन। डाइफिनाइल अमीन में क्या होगा? ये आपका C6H5NH, C6H5 आपको बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये आपका सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा। एनिलीन हमारा प्राइमरी अमीन है, NH2 हमारा लगा हुआ होता है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के साथ, C6H5 के साथ, तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन नहीं है। इसलिए हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये भी आपको बनाना है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा ऑप्शन में। अगर मैं बात करूं आपसे, जो फाइनल आंसर होता है इसमें हमारा एन नाइट्रोसो अमीन बनता है, तो ये आपको नोट करना है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यहाँ पे सवाल देती है तो आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाता है उससे, बिकॉज फॉर्मूले बेसिस से आप चलेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। कैसे? आईएसएचई फ्रीक्वेंसी आपको CX बॉन्ड की यहाँ पे बोला गया है, वेयर C इज एनी कार्बन,
एंड x इज एनी अदर एटम, आपको IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोला गया है कि अगर CX बॉन्ड के अंदर मैं वेरिएशन लेके आऊं किसी भी एक एटम में, तो उसके बाद IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या वेरिएशन आएगा, तो उसकी अगर आपको बात करनी है तो ऑटोमेटिकली वी विल टॉक अबाउट कि हमारा रिलेट कैसे होता है यहां पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलोंग द मासेस, एटॉमिक मास पे आप देखेंगे तो एटॉमिक मास पे बात करी गई है, तो वो कैसे रिलेट करता है हमारा इसको, तो अगर मैं बात करूं बहुत ही फेमस ये आपका रिप्रेजेंट करता है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को, ये आपका म्यू जो है हम क्या बात कर रहे हैं, दिस इज IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एंड जो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारा यहां पे, दिस इज कॉल्ड K इज फॉर द फोर्स कांस्टेंट, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और ये मेरा क्या है, इज कॉल्ड द मेरा जो हम मासेस लेके चलते हैं, जो मासेस का हमारा रेशियो हम उसको लेके चलते हैं, और हमारी म्यू क्या होती है, म्यू हम कैसे लिखते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस मास गाइस, ये रिड्यूस मास भी बोला जाता है इसको, और ये रिड्यूस मास बोला जाएगा इसको। तो अगर मैं बात करूं यहां पे मेरा क्या होगा, यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे मासेस के ऊपर कंसीडरेशन है, मतलब मुझे एक चीज इस रिलेशन से पता लग गई है कि म्यू मेरा यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/रूट म्यू के, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बात अब इससे ही होगी। कैसे, अगर मेरा यहां पे म्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा यहां पे इनवर्स रिलेशन है, तो मेरा यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे डिक्रीज कर जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी और हमारे रिड्यूस मास के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे पता है, अगर मैंने यहां पे एक्स बॉन्ड पे जो मुझे क्या है, एक्स एटम के अंदर जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसके एटॉमिक मास को इंक्रीज या डिक्रीज करा जा रहा है ऑप्शंस के अंदर, तो अगर मैं बात करूं इंक्रीजेस इन द एटॉमिक मास ऑफ एक्स, मतलब IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या मेरी इंक्रीज करेगी अगर मैं एक्स का मास बढ़ा दूं। फॉर एन एग्जांपल गाइस, अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे गाइस, दिस इज द एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैंने यहां पे m1 को फिक्स रखा, m1 मेरा कार्बन का मास मैंने लिया, एंड अगर मैं लेट करके चल रहा हूं, कुछ भी लेट करके चल रहा हूं कि मेरा यहां पे क्या हुआ, x हो गया, मान लीजिए इसको मैं x भी नहीं ले रहा हूं, x की जगह पे भी मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, कार्बन का मास रख दिया। आप कार्बन का एटॉमिक मास ले लीजिए, कार्बन अगर मेरा यहाँ पे 12 में लेके चलता हूं, कार्बन का यहाँ मेरा मास है, तो कार्बन मेरा 12 है, इनटू में मैंने क्या किया, x मुझे नहीं पता था, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या करके दिखा दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिया, ये मेरा 1 था, यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को एडिशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 12/13 आ गया। अगर मैं इसमें 1 की जगह पे 2 रख दूं तो आपका मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24/12 प्लस 2 14, तो 24/14 आ जाएगा। अगर आप उन दोनों का रेशियो करके चलेंगे ना गाइस, तो आपको ये पता लगेगा कि यस, आपको यहाँ पे एटॉमिक मास बढ़ाने पर एक्स का यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी, मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बात सिर्फ इनवर्सरी रिलेशन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताई है। यहाँ पे आपको सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप एग्जाम्पल में समझना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या चीज यहाँ पे आपको मायने रखती है, वो जो आपकी मायने रखती थी वो था आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे रिड्यूस मास से हमें बताता है इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब अगर मैं एक्स का मास बढ़ाऊंगा तो मेरा म्यू भी बढ़ेगा, इसका मतलब मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है मेरी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज कर गई है तो डिक्रीज कर गई है तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विद इंक्रीज इन द एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिक्रीजेस द IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। ओके गाइस, सो इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये हमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने स्टीरियो का न्यूमेरिकल किया था, yes the answer would be absolutely 4.62, but one more small thing और more technical thing basically, ये मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वे, क्योंकि स्टेटमेंट इतने इजी थे, डायरेक्ट वे फाइंड आउट कर सकते, बट वन मोर प्रिसाइज वे, ठीक है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए। the formula would be again would be basically enantiomeric access would be observed rotation, लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन। ओके, क्योंकि जिन जिन बच्चों को मैंने फील किया कई बच्चे डायरेक्ट नहीं मतलब कर सकते, डायरेक्ट मतलब कि कई बार नहीं समझ आता, तो आप यू कैन गो बाय विद दिस फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन वुड ऑलवेज बी, नोटिस करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा मिक्सचर की होगी, और एक्चुअल रोटेशन हमेशा प्योर इनएंशियोमर की होगी। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में ना केवल एमएससी एंट्रेंस बल्कि नेट गेट तक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसे। ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन,
एंड गाइज इफ यू गो विद दिस क्वेश्चन, हमने इनएंशियोमेरिक एक्सेस ऑलरेडी फाइंड आउट की थी 60%, ठीक है, सॉरी ये 60, इनएंशियोमेरिक एक्सेस वाज 20%, ओके, सो आप डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करोगे 20%, ओके। ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमें ऑलरेडी उसने मिक्सचर की पूछ रखी है स्टेटमेंट में, ही वाज आस्किंग यू द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, ओके, और प्योर की दे रखी है प्लस 23.1, तो बस सिंपल था, 23.1 multiplied by 100, and guys if you multiply this, okay, it will come around 462 something, okay, divided by 100 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.62, जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट स्टेटमेंट करके ही हम लोग आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं, बट this is the more important because I thought many students would feel difficulty in directly analyzing the question. So guys, those students will memorize this particular formula, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा guys, okay, so I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, the answer was 4.62, okay, so moving on to this particular question guys, क्या था, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, he was asking you the electrocyclic reaction, and अगर आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक का हल्का सा आइडिया होगा आपको, you know that the electrocyclic reaction would be of two types, one is ring closing, other one would be the ring opening reactions, okay, and if you see all the options, we do not have to look each and every option. By looking at the particular B option, you can easily identify, sir, obviously the sign is not given heat, ठीक है, but since you know that this basically what is happening here, the thing is ring opening is happening guys, like that, okay, जैसे ही ring opening होगा आपके पास पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग हो रही है, एंड दिस विल गिव मी दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट गाइस, ओके, सो योर बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोसाइक्लिक ring opening, okay, ring opening guys, this is a 4 electron process, okay, so other one would be the ring closing, वो आपने पढ़ा होगा, and the exact answer would be the B. So then the next particular question is very important, okay, reagent point of view से, the suitable reagents required for the following transformation, what is it basically asking you, देखो fourth position पे if you see this, okay, 1 2 3 4, okay, now one basically what is happening, basically the addition is happening on the fourth carbon, okay, and you know that very famous catalyst which is your Gilman's catalyst, okay, and the general represent would be R2CuLi, clear। अब यहां से देखोगे पहला ही, अगर आप देखोगे ऑप्शंस एलिमिनेट करके देख लो यार, इसने RMG ग्रिगनार्ड दे रखा है, ग्रिगनार्ड के केसेस में हमेशा 1-2 एडिशन होता है, 1-2 एडिशन, एंड गिलमान ये हो क्या रहा है, दिस वाज बेसिकली 1-4 एडिशन, ओके, एंड गिलमान्स कैटलिस्ट इज बेसिकली फेमस फॉर द 1-4 एडिशन रिएक्शंस, एंड दिस इज बेसिकली R2, ओके, R2CuLi। बाकी किसी भी ऑप्शंस में देखोगे आप, देखो इसमें भी R2CuLi है, बट दूसरे स्टेप में इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट दे रखे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं होगा कैसे, देखो इट वुड बी वेरी सिंपल अगेन, इट वुड बी वेरी सिंपल अगेन, देखो ध्यान से देखो भाई, ऐसे होगा, ठीक है, मान के चलो क्या दे रखे है उसने, दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, okay, R2CuLi means one of this will attack at the fourth carbon, clear or not, and this will form like that, इनोलेट बन जाएगा अपने पास, ठीक है। सपोज स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर रही है, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आपको जिक्र करूंगा, बट सबसे पहले आसान सा मैकेनिज्म है, जैसे ही इनोलेट गाइस नीचे फॉल बैक करेगा, इट विल ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट द बेसिकली एल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहां पे आपको एल्काइल ग्रुप मेंशन्ड है, एल्काइल, बल्कि अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो RMgX में ऑलरेडी आपका R नेगेटिवली चार्ज होता है गाइस, so obviously this will not the option, okay, whereas in this case methyl bromide, okay, delta plus delta minus, so your enolate will attack this on the methyl carbon, okay, and that is why the product would be ऐसा, enolate will attack at the methyl and bromide will leave from the reaction, and that will give you this wonderful product, okay, यहां आपका मिथाइल आएगा,
here I have missed this CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके आप सिंपली ऐसे कर सकते हो इसे। अब क्वेश्चन आता है, आई होप मैकेनिज्म समझ आए, बड़ा ही क्लियर कट स्ट्रेट मैकेनिज्म है। नाउ द स्टीरियोकेमिस्ट्री गाइस, देखो अगर पहले स्टेप में जो आपका ये अल्काइल ग्रुप का अटैक हुआ, मान के चलो कि इफ इट इज कमिंग अबव द प्लेन, ओके अगर ये अबव द प्लेन आता है, तो जाहिर सी बात है जब इनोलेट अटैक करेगा तो इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो नीचे से आएगा, बिकॉज दिस ग्रुप इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग स्टीरिक इंटरेक्शन, स्टीरिक हिंड्रेंस on the above the plane. That is why my incoming group will naturally come from the down the plane. So obviously these both will have the separate opposite stereochemistry. So that is why यहाँ पे opposite stereochemistry mention कर रखा है guys. So बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। The correct answer would be D. ओके क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को होनी थी बी और डी में, बी क्यों नहीं है मैंने आपको आंसर बता दिया है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, गिलमान्स कैटलिस्ट एडिशन, ओके देन followed by the attack on the methyl bromide, okay guys, so the D will be the correct answer for this particular reaction. Okay, so moving on towards the next question, the increasing order of the SN1 reactions. Guys, it is again a very easy question. SN1 reactivity means you have to see the stability of the carbocation, clear or not? Now see the stability of the carbocation. If you see here, if the bromide will leave from the reaction, it will give you a very important, very stable carbocation. Look at this, two methyls are there, very stable, very stable. And the answer would be very straight again, because he has given a very easy questions. You can eliminate by doing the first option only. The first will be the most stable. So guys, the answer would be A, I think. Yes, the first, then of course third, because tertiary carbocation will form. So first, third, then of course my secondary carbocation, and the last is my primary carbocation. So the correct answer would be A. The correct answer would be A, guys. Okay, the increasing order, the first will be more stable, clear? First, then third, two, then fourth, clear? A is the correct answer. Okay, the increasing order of the SN1 reaction, because the order of the SN1 reaction is directly proportional to the stability of the carbocation, guys. Okay, so yes. ओके तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमने नेक्स्ट सवाल में हमने क्या पूछा हुआ है हमसे, तो वो क्या है यहाँ पे, हमें द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर, हमसे बोला गया है कि ये जो प्रोडक्ट हमें जो बनेंगे हमारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स, अगर मैं यहां लिखना चाहूं पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेरे इस रिएक्शन से क्या बन सकते हैं, तो मुझे वो बताना है पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेरे क्या बन सकते हैं फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। पायरोल की रिएक्शन फर्स्ट केस में क्या है, CH Cl3 अल्कोहलिक KOH, बहुत ही फेमस रिएक्शन है गाइस। ये आपको यहाँ पे दो पाथवेज के साथ जा सकती है, और वो दोनों पाथवेज हम डिस्कस अलग अलग करेंगे। पहले वाले को मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर ये मेरा जो पहले वाला है आपको पता होना चाहिए, दिस इज रीमन-टीमन रिएक्शन गाइस, दिस इज रीमन-टीमन रिएक्शन। और रीमन-टीमन रिएक्शन, इसमें मुझे 11th-12th की चीजें यहाँ पे प्रॉपर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या होता है, CHO ग्रुप की फॉर्मेशन हमें होती हुई दिखती है। तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा CHO हमें बनता हुआ दिखेगा। तो ये एक हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा प्रोडक्ट है गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे CH Cl3 अल्कोहलिक KOH के अंदर अगर मुझे बात करनी है, तो यहाँ पे मेरा बनता हुआ मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले अगर मैंने लिया है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं, मैं आपको मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो ये मेरा यहाँ पे NH है, यहाँ पे मेरा पायरोल स्ट्रक्चर ये बना हुआ था। CH Cl3 अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH बेस की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अब अल्कोहलिक KOH दो रोल प्ले कर रहा है। कैसे, हाइड्रोजन को एक तो वो रिमूव कर रहा है, बेस की तरफ स्टार्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, CH Cl3 को हमारी कार्बीन जनरेट करेगा। कैसे करेगा कार्बीन जनरेट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये मेरा क्या था, अगर मुझे बात करनी है, दिस इज CH Cl3, ये मेरा यहाँ पे CH Cl3 था। मैं इसको अलग अलग बॉन्ड के साथ दिखा देता हूं। ये मेरा यहाँ पे CH Cl3 था, यहां से मेरा क्या था, अल्कोहलिक KOH था। यहां से मैंने क्या किया, एज अ बेस मेरा ये आया, यहां से इसने H को एक्सट्रैक्ट किया, ये मेरा बॉन्ड इधर शिफ्ट, और यहां से मेरा Cl एक बाहर हो गया। तो मेरा यहाँ पे जो मुझे कार्बीन जनरेट होती हुई दिखी, वो मेरी CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन मेरी जनरेट होती हुई दिखी। और ये कार्बीन अब क्या कर सकती है, कार्बीन मेरा पाई इंसर्शन कर सकती है यहाँ पे, और पाई इंसर्शन करने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैंने क्या बताया, एक तो कार्बीन जनरेशन होगी, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, कार्बीन जनरेशन करने के बाद
H को भी वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था यहाँ पे। तो H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अगर उसने दोनों प्रोसेस करे हैं तो यहाँ पे मेरा H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद गाइस क्या बना हुआ होगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ होगा। यहां से मेरा ये स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिखेगा। अगले पॉइंट में अगर मैं बात करूं, मेरी जो कार्बीन जनरेट हुई है वो मेरा क्या करेगी, पाई इंसर्शन करती हुई मुझे दिखेगी। CCl2 मेरा यहाँ पे क्या होगा, पाई इंसर्शन मुझे करता हुआ दिखेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि CCl2 पाई इंसर्शन करेगा। कैसे करेगा, पाई इंसर्शन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ये आपका कार्बन आ जाएगा, यहां से आपका एक Cl आ जाएगा, ये आपका यहां से एक Cl आ जाएगा, यहां से जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो इसी तरीके से आपका यहां पे बना हुआ होगा। एक आपके पाई इंसर्शन होगी डबल बॉन्ड के अंदर, तो ये आपको बनता हुआ दिखेगा इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, यहां से कुछ नहीं होगा, यहां से ये बॉन्ड अंदर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, यहां से ये हमारी रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और यहां से ये Cl बाहर हो जाएगा और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा गाइस, वो हमारा एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखेगी। नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 पे हमारा क्या है, 6 और 5 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। 5 पे हमारा Cl है, मतलब ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 5 पे मेरा Cl, N के साथ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे फाइनली, एंड दिस स्ट्रक्चर इज 3 क्लोरोपिरिडीन। और ये और हमारा ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन के अंदर हो सकते थे। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉसिबल यहाँ पे ये होंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस मैकेनिज्म से हम चल रहे हैं और क्या हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही ये हमें दिए हुए हैं। हम चलते हैं अपने सी और डी ऑप्शन की तरफ। सी और डी ऑप्शन में क्या मुझे दिया हुआ आंसर, यस बिल्कुल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है मेरे यहाँ पे वो मुझे कुछ इस तरीके से होंगे। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही था आपका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। Guys, this question would be very straightforward, okay, from the basically IUPAC nomenclature point of view. Clear or not? अब देखो यहां से अगर आप लोग देखोगे the IUPAC nomenclature he was asking you, सबसे पहले आपको straight chain forward basically find out करनी है. What is your straight chain, the longest chain? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है, अब देखोगे यहां पे गाइस, अगर आप देखोगे यहां पे, ओके, एंड the IUPAC nomenclature he was asking you, the first criteria would be to find out the straight chain. Okay, clear or not? अब देखोगे यहां पे अभी हम he was giving the distinction between the E and Z nomenclature. E और Z nomenclature आपको पता है, ठीक है? If the same priority groups are present on the same side, okay, we call that as Z nomenclature, Z bond. And if the same priority groups are pointing on the opposite sides, we call these as a E double bond, guys. Okay, and if you see here guys, sixth position you have 3E. Look at that, 3E, this is your E double bond. Clear or not? 3E, and Z is also E. Look at that. Okay, hydrogen means both the groups are present at the opposite sides, that means E nomenclature. 3E ZE, इसी के आधार पे अगर आप देखोगे, so the next one would be 6 1 2 3 4. Okay, 6 but 1 ienyl. Okay, and the straight chain carbon has deca 1 3 1 3 7 triene 9 ion. Guys, the answer would be B. It is a pretty much easy, ठीक है, बहुत ही easy क्वेश्चन था। और आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग जो IUPAC नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है क्लास 11th क्लास, ओके, those normal concepts will apply here. I hope you understand this particular question. Okay, first step is to identify the longest chain, okay, which contains the maximum number of carbon atoms. And after that guys, the process would be again very simple. Okay, just the substituents, and you have to see the E and Z nomenclature of the bond. That's it. Okay, so I hope the B will be the answer. You will find this answer very easy.
So the next question would be the rough degradation. Okay, rough degradation. ओके, तो बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन की। और रफ डिग्रेडेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी राइबोस फॉलोड बाय किलियानी फिशर सिंथेसिस की, तो अगर मुझे बात करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे देखना था कि डी राइबोस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या होगा, मुझे सबसे पहले क्या देखना था, ये हमारा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर मुझे क्या बनता हुआ दिखता है, मुझे डी राइबोस बनाना है। तो डी राइबोस आपको देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो डी राइबोस के लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डी राइबोस को यहां पे बनाना पड़ेगा। डी राइबोस को बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा CH2OH होता है और यहाँ पे मेरा क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ होता है। बीच में मेरा डी राइबोस है, तो मेरा यहाँ पे OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा डी राइबोस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या गिवन है, Br2H2O है, Br2H2O है यहाँ पे मेरा, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड टू मेरा एसिड है मेरा यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप को मुझे एसिड में बनाना है, कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। एल्डिहाइड को सीधा मेरा एसिड में कन्वर्जन है, तो COOH हो जाएगा मेरा यहाँ पे, COOH हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और ये COOH होने की वजह से मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मेरा जो प्रोडक्ट मुझे बनता हुआ दिखेगा, ये मेरा यहाँ से क्या बनता हुआ दिखेगा, बाकी सब कुछ मेरा एज इट इज रह जाएगा इसमें। ये मेरा एज इट इज स्ट्रक्चर रह जाएगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा CH2OH हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको चीज बनती हुई दिख रही होगी, ये मेरा डी राइबोस था, यहाँ से मुझे ये बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट उसमें मेरा क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है मेरा डिग्रेडेशन प्रोसेस में, नेक्स्ट इज द H2O2 और मेरा यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, Fe2 SO4 का होल थ्राइस हम यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। यहां से मेरा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या होता है, यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अगर हुआ था यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड हुआ था, तो यहां से मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड होने के बाद यहां से मेरा हो जाएगा वो, अब मुझे लॉस ऑफ CO2 मेरा होता है इस प्रोसीजर में। और लॉस ऑफ CO2 कैसे होगा, हमें पता है कि लॉस ऑफ CO2 अगर मुझे बात करनी है, तो लॉस ऑफ CO2 मेरा यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे मेरा होगा लॉस ऑफ CO2, COH ग्रुप जो मेरा बना हुआ था, यहाँ पे मेरी ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और यहाँ से मेरा OH, और यहाँ पे भी मेरा OH ग्रुप अटैच होगा। इन दोनों कार्बन के ऊपर हमारा H होगा, और अगर दोनों पे OH आ जाता है कार्बन पे, वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे मेरा एक बनता हुआ मुझे क्या दिख जाएगा, यहाँ पे मेरी एल्डिहाइडिक पोजीशन मुझे बनती हुई दिख जाएगी, और नेक्स्ट मेरा CO2 की फॉर्म में मुझे बाहर होता हुआ दिख जाएगा। तो जो मुझे चीज बनती हुई दिखेगी वो क्या होगी, यहाँ पे मेरा ये जो कार्बन नंबर था वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड में, बाकी मेरी लॉस ऑफ 1 एटम, यहाँ पे मेरा जो होगा कार्बन कम हो जाएगा, तो मतलब डिक्रीज इन कार्बन चेन का जो स्टेप है ये हमारा फेवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये हमारा OH और OH आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये CH2OH मुझे यहाँ से बनता हुआ दिखेगा। तो ये मेरा कुछ स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिखेगा ऐसा। दिस इज द स्ट्रक्चर। लास्ट में मुझे क्या किया है, किलियानी फिशर करवानी है, किलियानी फिशर करवानी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा इसको, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में करते टाइम मेरा क्या होगा, स्ट्रक्चर जो लास्ट में बना था, हम उसके बाद Cl- हम जानते हैं कि किलियानी फिशर में जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, Cl- का जो अटैक है साइनाइड ग्रुप का, वो हमारा क्या होगा, अटैक करता है। मेन रिएजेंट हमारा क्या चलता है, वो होता है यहाँ पे, कलर में चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे कलर में व्हाइट कलर से यहाँ पे लिखना प्रेफर करता हूं। और यहां से मेरा जो अब होगा, यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहां से मेरा ये जो बना था उसको हम आगे लेके चलते हैं। ये हमारा OH था, ये हमारा OH था, दिस इज CH2OH, और यहां से मेरा यहाँ पे क्या होगा, HH मेरे लगे हुए थे। आगे मेरा यहाँ पे क्या था, KCN बनेगा, KCN था, रिएजेंट था, यहां से मेरा वो अटैक करेगा। कैसे करेगा, कार्बन का जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां पे हमारा अटैक होगा, और इंक्रीज इन कार्बन चेन होता है हमारा यहाँ पे, वहां से डिक्रीज हुआ रफ डिग्रेडेशन से, आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन कार्बन चेन होगा, और ये हमारा जो था यहाँ से अटैक करके यहाँ जाता है, यहाँ से हमारा बॉन्ड शिफ्ट होता है। फाइनली वी गॉट अ इंक्रीज स्ट्रक्चर, वहां पे हमारा OH बन जाता है। और अगर मैं बात करूं इंक्रीज स्ट्रक्चर होने की वजह से मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, इंक्रीज स्ट्रक्चर होने की वजह से जो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, यहाँ से जो मेरी 3 कार्बन की जो वो थी मेरी चेन, अब वो एक्सटेंड होती हुई मुझे क्या बनती हुई दिख रही होगी, मेरी यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे मुझे 4 कार्बन थे मेरे, और ये जो 4 कार्बन मेरे बनते हुए दिखते हैं,
ये मेरे अब कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखेंगे हायर उसकी रिंग में, तो मतलब यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। और ये मेरी अब पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स जो हैं वो बनते हुए मुझे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे उनकी बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं यहां से, इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं बनते टाइम यहां पे मेरी जो कार्बन चेन थी, एक्सटेंशन थी, वो साइनाइड मेरा यहां लग जाएगा। यहां से फॉलो करते हैं, इसको एक एक स्टेप को देख के चलेंगे गाइस। ये मेरा यहां से OH आ जाएगा, यहां से मेरा H आ जाएगा, उसके बाद मेरा यहां से फिर एक OH, यहां से मेरा फिर एक H आ जाएगा। यहां से मुझे और क्या देखना था, यहां से मुझे दोबारा से अगर मैं बात करूं दिस, दोबारा से मेरा इंक्लूड होगा यहां पे एक और कार्बन, ये मेरा OH, यहां से मेरा H, और यहां पे मेरा CH2OH आ जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा आपका इसी का ही OH जो आपका यहाँ पे है, अब वो OH आपका रिप्लेस होके आपका क्या होगा, इस पोजीशन पर जो हमारा होता है, जहां पे हमारा एल्डिहाइड बना है, वहां पे हमारा जो OH है उसकी पोजीशन क्या होती है, एक साइड हमारा क्या होता है राइट हैंड साइड पे, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है। तो यहां से हम उसको चेंज करते हैं, तो यहां से हमारा जो स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखता है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। बाकी पोजीशन पे हमारा कोई चेंज नहीं आता है, वो बिल्कुल एज इट इज हमारी चल रही होती है। तो ये हमारा क्या होगा, CH2OH हो गया, एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं हमारे, अगर मैं बात करूं आंसर की बात करूं, तो आंसर हमारा जो होगा, अगर मैं पीछे लेके जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे मुझे यहाँ पे, उसमें से जो आंसर होगा मेरा यहाँ पे वो हमें डिस्कस करना है। ओके गाइस, तो ऑप्शंस देखने से पहले अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं गाइस, तो ऑप्शन देखने से पहले किलियानी फिशर में जो हमारा केसीएन के अटैक के बाद हमारा लास्ट में हम H2O के साथ भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हमें पता है CN हाइड्रोलिसिस करके CHO में कन्वर्ट हो रहा होता है। और ये CHO में कन्वर्ट किस तरीके से होगा, हमारा CHO में कन्वर्ट होगा, और ये प्रेजेंस किस तरीके की होती है, पैलेडियम BaSO4 भी हमारा यहाँ पे होता है, इसलिए कंट्रोल्ड हमारा होता है। यहाँ पे CN2CHO बनता हुआ में दिखता है, तो यहाँ पे CN की जगह CHO अगर मैंने बना दिया, तो यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे फाइनल मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, राइबोज मुझे बनता हुआ दिखेगा, और दूसरा मेरा क्या होगा, रेबिनोज मुझे बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, दिस इज डी राइबोज, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे डी राइबोज हो जाएगा गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सभी, ये डी राइबोज। सेकेंडली यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से OH, ये हमारा H, दिस इज OH, ये हमारा OH, यहां से हमारा OH आ गया, और हम फिर क्या करेंगे, यहां से लास्ट में हमारा CH2OH आ गया है, दिस इज CHO। कंपैरिजन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाया है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। कौन सा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया है, या हमने एक कम यहाँ पे बनाया है, वो चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कितने लिया है, 1 2 3 4 5 और 6 हमने यहाँ पे लिया है। अगर हमारे टोटल कार्बन थे, यहाँ पे हमने क्या किया, C 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा कितना था, 1 2 3 4, तो हमने एक जगह पे हमने कम बनाया है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे टोटल अगर मुझे देखना है, तो टोटल मेरे 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, बिकॉज डी राइबोस के स्ट्रक्चर में 5 मेरे कार्बन हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो एक हमें OH ग्रुप जो है इसको हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाइए, यहाँ से आपका हटाने के बाद क्या होगा, सिमिलरली जो आपको बनता हुआ दिखेगा, दिस इज CH2OH। अब ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ C1 जो हमारे C2 कार्बन है इस पे हमारा चेंज है, तो यहाँ पे हमारे एपीमर्स बन जाएंगे, और ये क्या होगा, हमारा डी अरेबिनोज बन जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन था इसमें जो हमें देखना था, ये हमारा था ए ऑप्शन, हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं गाइस। अगला सवाल देखने से पहले बिल्कुल अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा होपफुली। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल, मैं अगर बात करूं 45 क्वेश्चन की, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको हम समझेंगे भी बिल्कुल अच्छे से। मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक एल्कीन गिवन है, साइक्लोहेक्सीन गिवन है, फर्स्ट मुझे रिएक्शन दिया हुआ है NBS, लाइट की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक मेरा ब्रोमिनेशन होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी का, यहां से मेरा क्या होगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाना है लाइट की प्रेजेंस में। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा किस तरीके से,
वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखेगा हमें एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बाद। यहाँ पे हमारा बी आर आ जाएगा एल्काइलिक पोजीशन पर। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अल्कोहलिक KOH है, पता है मुझे अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जो हमारा HBr होगा उसको बाहर निकालेगा। हमारा क्या होगा, KOH अल्कोहलिक KOH जैसा बेस काम करेगा। और यहां से हमारा जो HBr है, इसमें H जो है ये हमारा माइनस HBr के उसमें फॉर्म बाहर निकल जाएगा। यहां से मेरा डबल बॉन्ड मुझे बनता हुआ दिखेगा। और अगर आपको ज्यादा ही जानना है यहाँ पे कि कैसे होगा, कोई इसमें बात नहीं है, अभी रिसेंटली भी बात हुई है, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, यहां से ये Br बाहर। तो ये आपका क्या होगा, बनता हुआ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये आपकी X बनता हुआ हमें दिखेगा। और क्या X हमारा कौन से स्ट्रक्चर में है, यस A के अंदर भी हमारा कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड है और हमारे D में भी है। X हमारा ना B है ना हमारा C है, तो यहाँ पे X हमारा ये बनता हुआ दिखेगा, ये हमारा X हो गया है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बेंजीन बने या तो मेरा अब दोबारा से एल्काइलिक ब्रोमिनेशन करवा के मुझे फाइनल प्रोडक्ट Y इस तरीके से जो ये ऑप्शन में है वो मिले। तो यहाँ पे अगर मैंने दोबारा NBS H म्यू के साथ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करवाइए, दोबारा से मेरा एल्काइलिक ब्रोमिनेशन होगा। एल्काइलिक ब्रोमिनेशन होगा, कहीं भी आप Br लगाइए, ये आपका Br है, कोरोस्पोंड यहां भी लगा सकते हैं। अगर मैंने फिर से अल्कोहलिक KOH ले लिया, अभी भी मेरे पास क्या टेंडेंसी है कि वो क्या करे, यहां से अल्कोहलिक KOH H को यहां से निकाले, यहां से मेरा OH माइनस आए, यहां से H को ले, अंदर बॉन्ड शिफ्ट हो और यहां से मेरा Br बाहर। तो मेरा यहां से बनता हुआ प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा यहां से बेंजीन मुझे बनता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये Y हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, इसको डिस्कस करने में थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको भी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाना होगा, जल्दी से जल्दी बताना होगा कि यहाँ पे एलीन्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक अगर नॉर्मल एलीन की बात करूं तो हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि अगर मान लीजिए ये मैंने कोई एलीन ली है, दिस इज द मोस्ट बेसिक एलीन, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिकॉज हमारा एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे है, तो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 पाई बॉन्ड को हम नहीं लेते हैं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हुए। दिस इज अ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, बिकॉज यहां पे सिर्फ 2 सिग्मा है और 2 पाई से ये जुड़ा हुआ था। तो sp हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहां से मिलर sp2 हो जाएगी। तो क्या हमारे यहाँ पे चीजें हम देख सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे हमारी बात होगी आंसर में। दिस इज sp2 sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज एलीन के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि किस तरीके से देखना है। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके, तो बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो हमारा जो अगला सवाल है गाइस वो 47वां क्वेश्चन अगर हम बात करूं तो क्या पूछा है, एसिटाइल क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस एन ब्यूटाइल लिथियम प्रोवाइड्स। हमें यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्सेस एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये अगर मैंने रिएक्शन को चलाया है, एक एक रिएक्शन का हम मैकेनिज्म भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप लोग समझें किस तरीके से आपको बात करनी है। एन ब्यूटाइल लिथियम हमने लिया है, यहाँ पे एन ब्यूटाइल लिथियम हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर मैं बात करूं बिहेव करेगा, और यहां से मेरा यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट, वापस बॉन्ड अंदर आएगा और यहां से मेरा Cl बाहर हो जाएगा। और बनता हुआ मुझे क्या दिखेगा, यहाँ से CH3CO, यहां से मेरा एन ब्यूटाइल है, मतलब मेरा 4 कार्बन है जो यहाँ पे मेरी लिंकेजेस कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं उसको शो कर सकता हूं। यहां से मेरा ये स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिखेगा। एक्सेस में मैंने लिया है, फाइनली क्या होगा, यहां से मेरा क्या होगा, दोबारा से मेरा एक बार और एन ब्यूटाइल लिथियम मैं ले सकता हूं। और ये एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ मेरा क्या होगा, दोबारा से एक अटैक होगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा। और अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या होगा, यहां से मुझे ओपन नेगेटिव बनता हुआ दिखेगा। यहां से मेरा फिर से एन ब्यूटाइल ग्रुप मुझे लगता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे। यहां से मेरे 4 कार्बन पहले से ही जुड़े हुए थे। अब क्या होगा, एन ब्यूटाइल ने यहां से क्या अटैक किया था। सेकेंडली हम क्या बात करते हैं, ये हमारा ओ नेगेटिव बना है, हम इसमें वर्कअप करवाते हैं। ऑब्वियसली आपको रिएक्शंस की एंड में वर्कअप करवाना ही है, नहीं भी गिवन है तो भी करवाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वर्कअप आपको अगर करवाना है, वर्कअप अगर मुझे करवाना है, ध्यान से गाइस वर्कअप का मतलब भी समझेंगे। वर्कअप के अंदर हम जो एक्सेस हमारा क्या होता है, एसिड और बेस अगर जनरेट भी हो रहा है उसको भी हम रिमूव करते हैं। वर्कअप हमने H+ दिया, यहां से हमारा क्या होगा, ये अल्कोहल बनेगा। यहां से हमारा C, ये हमारे 4 कार्बन आ जाएंगे। यहां से मैंने एन ब्यूटाइल को फिर से मैंने खोल के लिख लिया है। यहां से मैंने क्या किया है, फिर से मैंने 4 कार्बन को ड्रॉ कर लिया है ऐसे। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या था, CH3 ग्रुप मेरा एज इट इज लगा हुआ था।
तो ये आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। और अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा गाइस। ये मेरी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी। मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि क्या मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए, मुझे इसके एक आइडिया मिलता जा रहा है। कैसे मिल रहा है, अगर मैं बात करूं, हेक्सेन 2 ऑन बनता अगर मेरा एक्सेस में नहीं होता रिएक्शन में एन ब्यूटाइल लिथियम, अगर एक्सेस में है, रिएक्शन के बाद दोबारा अटैक हुआ है, OH में कन्वर्ट हुआ है, अब आगे क्या होगा, फाइनल स्ट्रक्चर में मुझे एल्कोहल क्या किसी प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में कीटोन, सी में हमारा क्लोराइड, यहां पे हमारा कीटोन, तो यहां पे तो बात ही खत्म हो गई। ऑब्वियसली अगर आप IUPAC नेमिंग भी करेंगे तो आपका जो यहाँ पे बी आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 मिथाइल नोनेन आपका यहाँ पे क्या होगा, 5 ऑल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज योर आंसर गाइस। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको आंसर कैसे करना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपको यहाँ पे नेमिंग भी आप नंबरिंग करके दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पेरेंट चेन इज ऑफ 9 कार्बन गाइस। ये आपका पेरेंट चेन जो है वो 9 कार्बन की हो गई है। ये आपकी 9 कार्बन की 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 5 पे हमारा क्या है, ऑल। तो क्या हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया यहां पे 5 मिथाइल नोनेन 2 ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका गाइस हो गया यहां पे बी। बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। आपको आइडिया होना चाहिए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, ठीक है। पहली बात तो ये तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो ये जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर बेसिकली रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जाम। आपको इनको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। एक सवाल हर एग्जाम में हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का आता है, ठीक है। अब देखो इसने बोला क्या है, बेसिकली टर्मिनल अल्काइन को कन्वर्ट किया है कार्बोनिल ग्रुप में। तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, हल्का सा आइडिया रखो। मैं आपको सबसे पहले ना एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। छोटा सा ट्रिक है, अपनी नोटबुक में लिखोगे सारे बच्चे। और ट्रिक क्या है, आप भूलोगे नहीं गाइस इसको। whenever we have a terminal alkynes guys, whenever we have a terminal alkynes and हमें अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की कंडीशंस दे रखी हो, HgSO4 एंड देन फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंडीशंस दे रखी हो, हमेशा याद रखना जो कीटोनिक ग्रुप बनता है, कीटोनिक ग्रुप विल ऑलवेज will form basically from this particular carbon, from the hindered carbon. So हमेशा जो आपके पास प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट आपके पास ऐसा बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनता है जब भी आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की कंडीशंस दे रखी होती हैं। अब सेम सबस्ट्रेट को अगर मैं बेसिकली हाइड्रोबोरेशन कंडीशंस में करूं तो गाइस प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को आप इस सिंपल लॉजिक से आसानी से कर जाओगे, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म हल्का सा ध्यान दोगे। देखो अगर मैं सिंपल इस पे OH माइनस, ऑब्वियसली ये कंडीशंस होती हैं हाइड्रोबोरेशन की। इस केस में हमेशा याद रखना द CO ग्रुप will come at the carbon which is less sterically hindered. So guys हमेशा इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है। देखो COH ये प्रोडक्ट बनता है। आप देखा दोनों प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंस देखो, दोनों प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंस देखिए। इस केस में जो न्यूली कमिंग कार्बोनिल ग्रुप है, that will come at the carbon which is more sterically crowded. Clear or not? Okay. Whereas in this case the new carbonyl group will come at that carbon which is less sterically hindered. Guys अगर आप सिंपली ये दोनों इसको आप सिंपल ट्रिक्स बोलो, इसको आप जब आप डिटेल्ड मैकेनिज्म सॉल्व करोगे ना, ये एक बेसिकली क्रक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक समरी पॉइंट्स होते हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इन योर कॉपी and you will never ever basically do the wrong in the examination. Okay, always resort to this particular mechanisms both guys। इन्हीं दोनों की मदद लेंगे ना। देखो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो रहा है, दो तरीकों से हो सकता है, या तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएं, या तो आप हाइड्रोबोरेशन ये कराएं, मैकेनिज्म कराएं, ठीक है। बट फर्क है,
जब आप ये मैकेनिज्म ट्राई करोगे गाइस, इस केस में जो आपका कीटोनिक ग्रुप बनेगा, कीटोनिक ग्रुप विल बेसिकली कम एट दिस पर्टिकुलर कार्बन। क्लियर और नॉट? मतलब मोर हिंडेड कार्बन। बट यहां पे आप देखोगे योर कार्बोनिल केम ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन मींस लेस स्टेरिकली क्राउडेड। So this can only be possible by hydroboration, guys. So the correct answer would be A. A would be the correct answer. यहां पे जो कंपटीशन था वो केवल और केवल दो स्टेप्स के बीच था। ओके, वन इज योर फर्स्ट वन एंड अनदर इज वन सी प्रोडक्ट, क्योंकि सी इज योर मर्क्यूरेशन ड्यू। ए बी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ठीक है। और डी में देखो, सबसे पहले उसने हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस पहले दे रखी हैं गाइस, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जब अभी आप मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओगे, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी द एडिशन ऑफ Hg2+, ओके, दैट वुड बी अगेन अ वेरी वेरी इजी स्टेप। आप सिंपल देखोगे आपको पता चलेगा। मेरा काम ये था आपको बिल्कुल अवेयर कराना दोनों मैकेनिज्म से, ठीक है, दोनों जो क्रक्स पॉइंट थे जहां से बच्चा मोस्टली कंफ्यूज होता है, ठीक है। उसने इस ऑप्शन में आपको हाइड्रोलिसिस H+ का स्टेप पहले दे रखा है, ये तो कभी होता ही नहीं है। मर्क्यूरेशन पहले होती है, देन द एसिडिक कंडीशंस विल बी गिवन। और मैंने आपको बताया जब भी ये कंडीशंस दी होगी, योर न्यूली कमिंग कार्बोनिल ग्रुप will come at that carbon which is more sterically crowded, okay, and whereas in the given question basically the carbonyl group came on less sterically crowded carbon, so ये वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है हाइड्रोबोरेशन के केसेस में। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी दिस वन, ए। और दूसरा लॉजिक देखो यार, अगर आप पूछो मेरे को सर हाइड्रोबोरेशन का, बल्कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है बोरोइन के साथ, जब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी टेंडेंसी होती है टू अटैच एट दैट कार्बन व्हिच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड। मानते हो नहीं मानते हो? जब आप एडिशन कराओगे ना इसकी, ठीक है, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, बहुत इजी मैकेनिज्म है, ठीक है। जस्ट आप देखो, ये है, तो जो बी ये होगा ना, बी और साइक्लोहेक्साइल 2 रिंग्स अटैच है, दे विल अटैच एट समहाउ एट दिस पर्टिकुलर बेसिकली दिस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड, ओके, और यहां पे अटैच होगा आपका हाइड्रोजन। क्लियर और नॉट? और गाइस इसी के बाद मैंने आपको बता दिया ये पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म है। देन योर OH विल अटैक एंड देन कीटोइनोल टाटोमरिज्म के बाद आपके पास CHO एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। रीजन बता दिया, अप्रोच बता दी, मैकेनिज्म आप ट्राई कीजिए, बुक्स में बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस्ड मैकेनिज्म है, दोनों में डिस्टिंक्शन बता दी ताकि गलती ना हो। So guys, thank you very much. This is it from the basically organic portion of the HCU 2021 exam. Okay, I hope you all have enjoyed all the questions. आपने कुछ नया सीखा हो, प्लीज नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा है नोट मेकिंग कीजिए। और ये HCU का लेवल बहुत ही बेहतरीन लेवल होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ लेस देन जैम और बिगर एग्जाम, ओके। सो मेक दीज क्वेश्चंस all the notes and carry forward with all the important points with your all upcoming exams. Okay, so thank you very much. Thank you for joining us. Thank you.